ये लड़का एक डंजन क्लियर कर रहा है अपने रेयर एक्स रैंक समन्स का इस्तेमाल करके। ये एस रैंक समन्स से भी कहीं ज्यादा अच्छा है जिनके बारे में सब सपने देखते हैं। और अब वह बॉस के सामने है, एक बहुत बड़ा स्लाइम। लेकिन सच कहूं तो ये कोई चैलेंज भी नहीं है। फेरी के उसे ताकत देने से उसका गोरिल्ला समन असल में पूरी ताकत से और स्लाइम को एक ही पंच से तोड़ देता है। फिर वह बस चलता रहता है, एक न रुकने वाला हमला जब तक कुछ नहीं बचता। इस दौरान जिन्वू बस पीछे आराम कर रहा है, मुश्किल से एक उंगली भी उठाए बिना। आखिर में वह पूरा डंजन क्लियर कर देता है 5 और आधे मिनट में। पहले उसे लगता है कि यह थोड़ा धीमा है, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आता है। उसने अभी अभी साउथ कोरिया के लिए सबसे पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है और वह कोशिश भी नहीं कर रहा था। खबर तुरंत फैल जाती है, समनर्स एसोसिएशन में सबको हैरान करते हुए। कोई बिल्कुल अनजान आदमी ने अभी अभी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है बिना किसी। तो ये लड़का कौन है? तो जिन्वू पहले नंबर 1 था, एक समनिंग गेम में रैंकर। और जिस पल उसने उसे क्लियर किया, गेम असलियत बन गया। मॉन्स्टर्स सड़कों पर आने लगे और जब बाकी सब घबरा गए, जिन्वू अकेला था जो जानता था कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, उसकी किस्मत खराब थी। उसी पल ट्रक्कुन ने वही किया जो वह हमेशा करता है। उसे टक्कर मारी और उसे 3 साल के लिए कोमा में डाल दिया। जब वह आखिरकार जागता है, सब कुछ बदल गया है। उसके माँ बाप के पास भी अब समन्स हैं और खबरों में लोग डंजन्स क्लियर कर रहे हैं जैसे ये आम बात हो। और तब एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है उससे पूछते हुए कि क्या वह ट्यूटोरियल शुरू करने के लिए तैयार है। अपने 3 साल लंबे कोमा से जागने के तुरंत बाद हमारे लड़के ने घर पर अपनी जिंदगी एक अलग मोड के साथ शुरू की। उसने हर वह चीज समझी जो वह समझ सकता था नई दुनिया के बारे में, जो वीडियो गेम के साथ मिल गई थी। जैसे अब ड्यूअल्स और रेड्स हर जगह थे, डंजन्स को पार करना पड़ता था और आखिर में टावर ऑफ ट्रायल्स अब असलियत बन गया था। डिजिटल गेम का पूरा कॉन्सेप्ट असलियत में बदल गया था। इस अजीब मिलने वाली घटना के 3 साल बाद इंसानियत ने बदली हुई दुनिया के साथ ढलना और रहना सीख लिया था। फिर भी हमारा लड़का अगले लेवल के कॉन्फिडेंस में है क्योंकि वह जानता है कि उनमें से कोई भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। लड़ने के लिए तैयार, वह इन्वेंट्री स्क्रीन खोलता है ट्यूटोरियल शुरू करने के लिए। अपने पहले टेस्ट में हिस्सा लेते हुए कुछ देर बाद जिन्वू एक बिल्कुल अलग जगह पर पहुंचता है जहां वह आराम से ट्यूटोरियल कर सकता है। वैसे इनाम सिर्फ 2 मामूली समनिंग स्क्रोल्स हैं, लेकिन वह भी हमारे लड़के को खास लगते हैं क्योंकि वह आखिरकार असली हैं। हमारा लड़का दुआ कर रहा है कि उनसे कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि यह मजेदार होगा अगर जिन्वू जैसा गेम का मास्टर एक बेकार समन के साथ खत्म हो। गाचा गॉड्स को इस गेम में अच्छा टाइम नहीं मिला क्योंकि बैटल ऑफ समन्स अपने खराब ड्रॉप रेट्स के लिए बदनाम था। एक कम रैंकिंग वाला स्क्रोल ज्यादा से ज्यादा डी रैंक देता था, लेकिन ज्यादातर इनाम एफ रैंक के रूप में मिलता था। ज्यादा लेवल के स्क्रोल्स में एस तक की हाई रैंकिंग्स होती हैं, लेकिन इसके लिए छोटा डी ही सबसे अच्छा है जो जिन्वू को मिल सकता है। और मेरा मतलब उसके पैकेज से बिल्कुल नहीं है। जिन्वू कुछ अच्छा मिलने की दुआ कर रहा है। वह ई रैंक से भी खुश हो जाएगा अगर बात वहां तक आती है। भाई को बस कुछ काम का चाहिए और इन उम्मीदों के साथ हमारा लड़का समनिंग स्क्रोल को फाड़ देता है। स्क्रोल के असर को चालू करते हुए उसकी प्रतिक्रिया से लगता है कि जिन्वू बहुत उत्सुक है, क्योंकि वह देखने का इंतजार नहीं कर सकता कि असली मैनिफेस्टेशन या समन सामने से कैसा दिखता है। तुरंत नीली बिजली जोर से नीचे गिरती है, उसे बुरी तरह से डराते हुए। जिन्वू पूरे हैरान होकर देखता है जमीन पर पड़े फटे हुए स्क्रोल को। सिस्टम हमारे लड़के को बुलाता है और हैरान होकर उसके एक्स रैंक विंड फेरी को समन करने की तस्दीक करता है। दूसरे शब्दों में, एक आम कमजोर एक्स रैंक समन करके हैरान। जिन्वू पूछता है कि क्या यह पहले तो होना भी चाहिए था। विंड फेरी उसे हैरानी से देखती है। अपने खुद के समन होने पर हैरान होने से पहले वह बहुत खुश और भावुक है इस बात पर कि किसी ने उसे बहुत लंबे टाइम के बाद समन कर लिया। जिन्वू परेशान लगता है क्योंकि समन्स को वापस बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह उससे पूछने का फैसला करता है कि क्या वह रंबा है। ये सवाल उसे परेशान करता है और वह जल्दी से मना कर देती है, ये बोलते हुए कि वह सिर्फ एक विंड फेरी है। उड़ने वाली छोटी सी जानवर धीरे धीरे याद करती है कि उसे जिनुगोड ही कहता था। और उसी पल लड़की को एक एहसास होता है। उसका चेहरा खुशी से फूल जाता है इस बात को समझकर कि यह सच में उसका प्यारा जिनुगोड है। अपनी आंसू भरी आंखों से वह उसके चेहरे को गले लगा लेती है, ये रोते हुए कि उसने उसे कितना याद किया। उसके चेहरे को गले लगाते हुए हमारा लड़का समझने लगता है कि एक्स रैंक समन पहले तो क्यों हुआ। देखो, गेम में एक बार जब आप विंड फेरी की छुपी हुई ताकतों का इस्तेमाल करते हो तो उसे बदलना मुमकिन है एक अच्छी सपोर्ट समन में जो अटैक स्पीड बढ़ाती है। उन्होंने पहले ही बहुत टाइम साथ बिताया था उसके शुरुआती दिनों में, इतना कि उसने उसे रामबा नाम दे दिया था। उसी टाइम भाई को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये बग गेम के अभी वाले वर्जन में मौजूद है, क्योंकि बैटल ऑफ समन्स के पहले साल में ही इसे ठीक कर दिया गया था। जिन्वू ऑफिशियल स्टेटमेंट देखता है, याद करते हुए कि कैसे इस गलती को ठीक किया गया था। उसे अपनी प्रतिक्रिया भी याद है क्योंकि उसने विंड फेरी पर जितना भी खर्च किया था उसके बावजूद उन्होंने उसे डिलीट कर दिया था। उसका डेटा चेक करते हुए हमारे लड़के को पता चलता है कि विंड फेरी का असल में कोई क्वारंटीन स्टेटस है जो उसे भी ठीक से समझ नहीं आता।
विंड फेरी दिल खोलकर रोती है, बताते हुए कि वह कैसे एक पिंजरे में फंसी हुई थी और गायब होने के बाद से उससे निकल नहीं पाई। वह उससे मिन्नत करती है कि उसे फिर से ना छोड़ दे, लेकिन हमारा लड़का उसे पीछे धकेलता है क्योंकि वह एक गेम थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले जिन्वू पूछता है कि उसके क्वारंटीन स्टेटस की वजह क्या है। ये सवाल उसे चौंका देता है और भले ही वह वजह याद करने की कोशिश करती है, उसे अचानक सर दर्द होने लगता है, जैसे वह याद नहीं कर सकती। लड़की अपना प्यारा सा नाटक करती है, ऐसे दिखाती है जैसे किसी बाहरी ताकत ने उसकी यादों पर कोई रोक लगाने वाली मोहर लगा दी हो। लेकिन हमारा लड़का बेपरवाह है और सीधा उसे बोलता है कि वह बस वही बताए जो उसे याद है। रामबा बताती है कि वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यह सच है कि उसे अलग रखा गया था और कोई भी आम प्लेयर उसे समन नहीं कर सकता था। दिलचस्प बात यह है कि जिन्वू को महसूस होता है कि और भी समन्स थे जिन्हें क्वारंटीन किया गया था। रामबा इस बात की तस्दीक करती है, लेकिन उन्हें खुद नहीं जानती क्योंकि उन सबको अलग अलग जगहों पर रखा गया था। उसे शक है कि कम से कम 10 एंटिटीज इस पूरे क्वारंटीन का हिस्सा हैं, जिससे जिन्वू के दिमाग में एक ख्याल आता है। उसकी सोच एक डरावने नतीजे पर पहुंचती है। गेम में अपने टाइम के दौरान उसके 10 समन्स को बग्स बताया गया था और उसकी देखभाल में डिलीट कर दिया गया था। और अगर इसका मतलब है कि उन सबको एक्स रैंक की नई क्लासिफिकेशन मिली है, तो उन्हें भी समन किया जा सकता है। रामबा बस खुश है कि वह उस तक पहुंच पाई समनिंग स्क्रोल के जरिए, जबकि जिन्वू सोचता है कि शायद एक्स समन सिर्फ उसके स्क्रोल्स पर ही काम करते हैं। इसका मतलब है कि भाई पूरे प्लैनेट पर अकेला आदमी है जो एक्स रैंक्स को आराम से निकाल सकता है। उसे शक है कि शायद यह एक छुपा हुआ इनाम है जो उसे मिला है अपनी आखिरी रन में 100वें फ्लोर को जीतने के बाद। एक और स्क्रोल खोलते हुए अपनी थ्योरी को पक्का करने के लिए वह चेक करता है कि क्या हर ड्रॉप का मतलब पक्का एक्स रैंक है। अगला समन हैरी गोरिल्ला के रूप में आता है और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने इस गेम में आम रेडिटर को कैसे डाल दिया। बदकिस्मती से भाई की थ्योरी गलत निकली क्योंकि ये चीज एक बेकार एफ रैंक है, जिसका मतलब है कि एक्स रैंक अभी भी आरएनजी जीसस पे निर्भर करता है। फिर भी जिन्वू की स्ट्रैटेजी पहले जैसी ही है, उसे बस बहुत सारे समनिंग स्क्रोल्स जमा करने हैं अपने नाम पर और एक्स रैंक्स पाने के लिए, क्योंकि अगर वह उन 10 को वापस पा लेता है तो हमारा लड़का और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, जब वह अपने सबसे अच्छी हालत में था उससे भी ज्यादा। रामबा से बात करते हुए जिन्वू उसे बोलता है कि पहले तो उसे जिनुगोड कहना बंद करे क्योंकि यह बेकार है, लेकिन ज्यादा जरूरी वजह यह है कि उसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है और इससे उसे बिना वजह की अटेंशन मिलेगी। अभी उसके पास बहुत कम जानकारी है और वह इससे संभालने के लिए इतना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस पल कोई उसे एक्स रैंक्स निकालते हुए पकड़ेगा, सब उस पर निशाना लगाना शुरू कर देंगे जैसे उसके सर पर इनाम हो। अचानक जिन्वू एक अजीब सी आवाज से चौंक जाता है और यह अटैक ऑन टाइटन जैसा नहीं है। उसके दोनों मॉन्स्टर्स बहुत घबरा रहे हैं, जबकि सिस्टम उसे अगले स्टेज पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। उसका पहला काम है एक छोटे डंजन के रूप में, जो एक आसान सा शुरुआती लेवल का टेस्ट है, उसे शुरू करने के लिए। जिन्वू इस बात को लेकर थोड़ा घबराया हुआ था। हमारे लड़के ने गेम में हजारों डंजन्स क्लियर किए होंगे जैसे कोई बेकार आदमी, लेकिन असली दुनिया अलग है। यह बिल्कुल अलग बात है। खुद को संभालते हुए जिन्वू मानता है कि वह डर रहा है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसे सीधे लड़ना नहीं पड़ेगा और यह सिर्फ एक छोटा सा ट्यूटोरियल है। इस भरोसे के साथ वह डंजन को चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि सिस्टम उसे जल्दी से एंट्रेंस की तरफ जाने के लिए बोलता है। डंजन के अंदर पहुंचकर जिन्वू थोड़ा हैरान है। माहौल उसकी सोच से थोड़ा ज्यादा डरावना है, जबकि डंजन उसके अंदर आने की तस्दीकत करता है, जिसका मतलब है कि अब यह शुरू होने वाला है। ट्यूटोरियल के हिसाब से उसे रास्ता दिखाते हुए सिस्टम बताता है कि डंजन की लड़ाई टीम समन्स से बनती है, जिसमें हर टीम में ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते हैं। क्योंकि उसके पास 2 समन्स हैं, विंड फेरी और हैरी गोरिल्ला, सिस्टम उसे बोलता है कि वह उन्हें अपने स्लॉट्स में डाले। जिन्वू सोचता है कि डंजन क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका हर बार 5 समन्स के साथ आना है। 2 के साथ आना खतरनाक लगता है, लेकिन तब भी डंजन क्लियर करना नामुमकिन नहीं है। आखिर हमारे लड़के को पहले ही हजारों बार ऐसी लड़ाइयों का अनुभव है जहां ताकत बराबर नहीं थी, क्योंकि वह वॉक थ्रू की हर बात जानता है। जिन्वू हाँ दबाता है और अपने समन्स को अपने स्लॉट्स में डाल देता है। दोनों मॉन्स्टर्स को लगा दिया गया है और अब सामने वाले मॉन्स्टर्स को देखने का टाइम है जिनसे उसे लड़ना है। एक जानवर की गुर्राहट तुरंत हमारे लड़के को बेचैन कर देती है। सामने वाला असल में एक ग्रे वुल्फ है और काम सिर्फ उस जानवर को हराकर बचना है। पहले जिन्वू मॉन्स्टर का एफ क्लास देखता है, अगले ही पल उसके चारों तरफ तुरंत एक शील्ड बन जाती है, प्लेयर को हनीकोम जैसी बनावट में बचाते हुए। यह वर्चुअल गेम में भी ऐसे ही होता था, लेकिन असली दुनिया में दांव बहुत बड़े हैं। डरावनी बात यह है, उसका शील्ड टूटने के बाद हमला होना तुरंत मौत का मतलब है। कोई दोबारा मौका नहीं या वापस आना नहीं, वह सीधा शैडो रेल्म में चला जाएगा। उसके सामने वह बदसूरत वुल्फ जो गुस्से में है और एफ रैंक का होते हुए भी चीजें आसान नहीं कर रहा है। पहले जिन्वू हैरी लड़के को यहाँ रॉकेट की तरह भेजता है, लेकिन वह बेवकूफ जानवर हमला भी नहीं करता और अजीब तरीके से गुर्राने लगता है। वह इतना धीमा है कि ग्रे वुल्फ को भी हमले का इंतजार करना पड़ता है। शर्मिंदगी से यह आदमी फेरी को हुक्म देता है कि वह बीच में आए और अपना काम करे।
रामबा को विंड प्रेशर नाम की स्किल के लिए जाना जाता है, जो समन की हमला करने की स्पीड बढ़ाती है। ये सपोर्ट बफ अब सुपर साइयन ब्लू गोरिल्ला पर लागू हो गया है, जिससे वह कुछ कमाल की चीजें कर सकता है। वह चीज आगे बढ़ती है और ज्यादा गुस्से के साथ। जिनवू इस असर से खुश था। जहां तक ग्रे वुल्फ की बात है, वह भी लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है। हमारे लड़के को जो बात परेशान कर रही है वह इस वुल्फ का इतना बड़ा साइज है, क्योंकि इसे इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। इस वक्त जिनवू सच में पक्का नहीं है कि उसका गोरिल्ला जीतेगा या नहीं, क्योंकि उसके अनुभव के हिसाब से कुछ भी अलग हो सकता है, क्योंकि इस बार यह असली दुनिया है। मिडजेट कॉन्ग और मिडजिला की टक्कर बस कुछ ही पल दूर है, जब तक पहला हमला नहीं लगता जिसमें ग्रे वुल्फ गोरिल्ला का मांस काट लेता है। इससे वह जानवर तुरंत गिर जाता है। जिनवू का डर बढ़ जाता है। हमारा लड़का बेवकूफ फेरी पर चिल्लाता है कि कुछ करे, लेकिन वह पहले ही अपना सबसे अच्छा कर रही है। गोरिल्ला ये बफ फिर से पकड़ता है और इसका इस्तेमाल करता है एक पंच मारने के लिए सीधा वुल्फ के गले पर, जिससे वह कई फीट दूर गिर जाता है। आखिरी बार विंड फेरी अपनी एनर्जी खर्च करती है गोरिल्ला की ताकत बढ़ाने के लिए। सच में माइकल जॉर्डन की तरह खेल दिखा रही है। गोरिल्ला को एक एहसास होता है और वह एक जोर का पंच मारता है, जिससे वुल्फ का पेट बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगले वह दर्जनों पंच मारना शुरू कर देता है, ये पक्का करने के लिए कि वह नीचे ही रहे। पंचिंग खत्म होती है और जिनवू और फेरी बहुत परेशान लगते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से गोरिल्ला बॉय ने खतरे को कामयाबी से मार दिया है। वह खुशी में गुर्राता भी है, सेलिब्रेट करते हुए। हमारे लड़के को पहले डंजन से बचने के बाद सुकून मिलता है और उसे 2 स्ट्रेंथ रून्स मिलते हैं। अगले सीन में हम शहर में पहुंचते हैं, जहां जिनवू की छोटी बहन आह जिन 2 लाख वन कमा रही है। पूरे 3 साल पहले उसने एक नया काम शुरू किया, एक रून फार्मिंग प्लेयर। दूसरे शब्दों में वह कम लेवल के डंजन्स में जाती है और रून्स बेचती है, एक व्यापारी की तरह उन प्लेयर्स को जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है। उसे यह काम करना पड़ा जब जिनवू के गायब होने के बाद उसके परिवार पर मुश्किल वक्त आया। यह इस वक्त रिवर्स सोलो लेवलिंग जैसा है, लेकिन खुशकिस्मती से लड़की को एक सी क्लास समन मिल गया जिसका ड्रॉप रेट 1% था। शैडो एल्फ की वजह से वह रून फार्मिंग से आराम से और सुरक्षित तरीके से पैसे कमा सकती है। अजिन अपना फ़ोन देखती है और देखती है कि उसका भाई अचानक कॉल कर रहा है। वह पूछती है कि क्या वह डिस्चार्ज हो गया है, जबकि वह सीधा उसके मुंह पर बोलता है कि वह एक रून बेचने वाली है। ये बात उसे गुस्सा दिलाती है, क्योंकि यह उसके काम को कम करता है और वह उसे हुक्म देती है कि उसे फार्मिंग प्लेयर कहे। हमारा लड़का अपनी छोटी बहन के नियम मानने का फैसला करता है और सिंथेसिस सेंटर की जगह के बारे में पूछता है। अजिन बताती है कि वह प्लेयर जोन में है, जैसा कि उम्मीद थी। अब क्योंकि टावर ऑफ ट्रायल्स असली दुनिया में बन गया था, लोगों को गेम से जुड़े खास काम करने पड़े। इस तरह प्लेयर जोन बना। उसी जगह पर सिंथेसिस और एनहांसमेंट सेंटर्स भी हैं। सब कुछ टावर के पास है, प्लेयर की सुविधा के लिए। अगले सीन में हम अजिन को देखते हैं अपने भाई के सामने एक टेबल पर। वह बताती है कि असली दुनिया के जैमसुल और हेयंडे टावर असल में टावर्स ऑफ ट्रायल्स बन गए हैं। अभी तक कोरिया में सिर्फ वह 2 ही हैं, लेकिन जो प्लेयर जोन वह ढूंढ रहा है वह भी उनके आसपास ही है। इससे जिनवू समझ जाता है कि टावर के पास प्लेयर की सुविधाओं का होना अच्छा है। लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसकी छोटी बहन यह जानने के लिए उत्सुक है कि उसे कौन सा रैंक मिला है। बात को सीधा रखते हुए वह उसे बताता है कि उसे ई और एफ समन मिले हैं, जो उसे खुश करता है, क्योंकि ई रैंक्स का भी 5% रेट होता है। हमारा लड़का आम रहता है, उसे यह बताए बिना कि उसने असल में रैंकिंग में लॉटरी जीती है। फिर भी उसे उसकी मदद चाहिए, क्योंकि वह सिस्टम में जल्दी ढलना चाहता है। बदले में वह उसे पॉकेट मनी देने का वादा करता है, इस बात के बावजूद कि अजिन मानती है कि वह उससे कहीं ज्यादा कमाती है। उसे छेड़ते हुए हमारा लड़का अजिन को याद दिलाता है कि वह हमेशा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन सकता है किस्मत के पलटने पर। अजिन अपने भाई के ऐसे सपनों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि उसकी नज़र में रेचल या जेनोस जैसे लोग भगवान जैसे हैं, जिन तक कभी पहुंचा नहीं जा सकता, एक अलग दुनिया के जीनियस हैं। लेकिन हमारा लड़का इसे मजाक में एक चैलेंज की तरह लेता है, अपनी बहन से पूछने से पहले कि उसे बस रास्ता दिखा दे, ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि वह जोन कैसा दिखता है। जोन की तरफ जाते हुए अजिन को पता चलता है कि उसने एक विंड फेरी समन निकाला है, लेकिन यह एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके बारे में उसने सुना नहीं है। लड़की चाहती है कि वह उसे दिखाए, लेकिन भाई उसके मुंह पर मना कर देता है, जिससे वह बुरा मान जाती है, क्योंकि वह भाई बहन है। जिनवू उसे बोलता है कि पहले वह अपना समन दिखाए, और अजिन खुशी से उसे कास्ट करती है, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे देखकर हैरान नहीं होगा। सच कहूँ तो उसे यह जानने में दिलचस्पी है कि कौन सा समन उसे इतना कॉन्फिडेंट बना सकता है। जवाब है एक सी रैंक शैडो एल्फ, जो टीन टाइटंस की रेवन जैसा दिखता है। भाई का चेहरा तुरंत पत्थर जैसा हो जाता है। ये कोई खास समन भी नहीं है। अजिन गुस्से में है कि उसका भाई उसे ऐसे जज कर रहा है। वह सोचती है कि ऐसे समन्स प्लेयर्स में नोबल्स जैसे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा लड़का सोचता है कि यह सब बकवास है, क्योंकि उसकी नज़र में सी रैंक तो बस बेकार है। यह वह है जिन्हें वह किसी डंजन में भी नहीं ले जाएगा। जिनवू ने एल्फ को नम्रता से नमस्ते किया, पूछते हुए कि क्या वह कोरियन बोल सकता है या हेलो कह सकता है,
लेकिन मॉन्स्टर और अजिन दोनों उसे अजीब तरह से देख रहे हैं। बहन अपने भाई का ये पागलपन देखकर बहुत कंफ्यूज है, लेकिन जिन्वू असल में ये टेस्ट कर रहा है कि क्या सब मॉन्स्टर्स बोल सकते हैं या नहीं, और लगता है कि ये वाला नहीं बोल सकता। अजिन भी बताती है कि समन्स को बोलना नहीं चाहिए, उसे एक और सच्चाई दिखाते हुए, क्योंकि रोम्बा की रोने वाली छोटी फेरी ने बहुत बातें करना सीखा है। खैर, लड़का कंफ्यूज है जबकि वह परेशान है कि जिन्वू सोचता है कि समन्स बोल सकते हैं। एक तरह से अजिन सही है, जिन्वू ने बस ये गलत सोच लिया था कि सब समन्स बोल सकते हैं। अब उसकी बारी है, लेकिन वह उसे इग्नोर करता है और अपना सम्मन दिखाने से मना कर देता है। अजिन बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ जैसे टेक सपोर्ट स्कैमर्स करते हैं। लेकिन जिन्वू अभी कोई ध्यान नहीं चाहता, खासकर जब रामबा बात कर रही हो। वह उसे कमीना कहती है और उसके पीछे भागती है। बाद में हमारा लड़का प्लेयर जोन में पहुंचता है। ये बिल्कुल अलग साइबर दुनिया है। जामजल की दुनिया टावर्स के आने के बाद से बहुत अलग दिखती है क्योंकि कंपनीज ने पूरी जगह को तोड़ दिया है। जवाब सिंपल है, कोई भी तबाही वाले टावर के पास अम्यूजमेंट पार्क नहीं चाहेगा। उसी समय जिन्वू सोचता है कि यह आइडिया बहुत कूल और रोमांचक है। अजिन अपने बेवकूफ भाई को याद दिलाती है कि डंजन्स इस जगह को खतरनाक बनाते हैं, इसलिए कोई यहाँ मजा करने नहीं आएगा, जबकि यह सच है कि वह डरावने हैं। जिन्वू अंदर ही अंदर सोचता है कि यह जरूर एक मजेदार अनुभव है उसके लिए, असलियत में वह चीजें देखना जो उसने सिर्फ गेम में देखी थी। यह उसे सच में उत्तेजित करता है और वह जल्दी से एक्सचेंज जोन ढूंढ लेता है जहां प्लेयर्स स्क्रोल्स और रून्स जैसी चीजें ट्रेड कर सकते हैं। यह उसे गेम में अपने समय की बहुत सारी यादें देता है क्योंकि वह अपने बहुत अमीर दोस्त बेटियन के साथ चीजें खरीदता था। अजिन उसे यह भी बताती है कि जब भी उसे बेसिक से ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो वह इन्फॉर्मेशन डेस्क पर जा सकता है। वह बताती है कि जिन्वू एक बिगिनर है, इसलिए प्लेयर एचक्यू के आसपास एकेडमी रन करना सबसे अच्छा है। जिन्वू उसे यकीन दिलाता है कि वह ठीक है क्योंकि अंदर ही अंदर उसके पास वह सब कुछ है जो उसे चाहिए। उसे बस इस जोन में रहते हुए खुद से आगे बढ़ने की परवाह है। लेकिन अजिन अभी भी अपने भाई के लिए चिंतित है। वह बस उसे वापस जाने को कहता है क्योंकि वह थोड़ी देर और यहाँ रुकेगा, घर वापस आने से पहले। छोटी बहन उसके हाल के बर्ताव से हैरान है जब से वह डिस्चार्ज हुआ है, जैसे उसके शरीर पर किसी का कब्जा हो गया हो। उसी समय वह सोचती है कि उसका भाई बस अपने तरीके से मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे उस पर नजर रखनी होगी। वह एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अगले सीन में जिन्वू एक ऐसी जगह पर है जहां उसे लगता है कि कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। तुरंत वह रामबा को बुलाता है और विंड फेरी उत्साह से उसे जोर से नमस्ते करती है। वह उसका जोर से बोलना बंद कराता है, उसे चुप रहने को कहता है। फेरी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, जबकि वह उसे एक सिंपल इंस्ट्रक्शन देता है कि बाहर की दुनिया में कभी अपना मुंह न खोले। जिन्वू सोचता है कि वह लोगों को उनकी बातें नोटिस नहीं करने दे सकता, इसलिए अब से वह सिर्फ डंजन्स में ही बोल सकती है। ये सब ठीक होने के बाद हमारा लड़का अपने अगले गोल के बारे में सोचता है, जो है कुछ पैसे जमा करना ताकि वह डंजन्स रेड कर सके। अपना बैलेंस चेक करते हुए जिन्वू देखता है कि वह बिल्कुल कंगाल है, जैसे असली जिंदगी में एक एवरेज गेमर होता है। जिन्वू इस कड़वी सच्चाई को मान लेता है। ये सच में उसके पास जितने पैसे हैं बस 12,001, और उसे पार्ट टाइम जॉब्स फिर से करना बहुत बुरा लगता है। आमतौर पर लोग उसे अपने माँ बाप से पूछने को कहते, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनत करती है। 3 अलग अलग जॉब्स करती है बस घर चलाने के लिए। उनसे पैसे मांगना उनकी मेहनत को कुचलने जैसा लगता है, उसे एक जानवर जैसा बनाता है। वह इस सिचुएशन के लिए बेकार महसूस करता है और शुरू से सब कुछ शुरू करने की सच्चाई को मान लेता है। देखो, जिनुगोद एक प्लेयर के रूप में दूसरों के लिए इसलिए पहुंच से बाहर था क्योंकि उसने गेम पर कोई असली पैसा खर्च नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, वह पूरी तरह से फ्री में खेलता था और एक पैसा भी नहीं लगाया, और फिर भी गेम में नंबर 1 बन गया। और दोस्तों, इससे पता चलता है कि यह सिर्फ मैनहुआ की कहानी में हो सकता है। खैर, इस तरह का नजरिया उसे फिर से जीरो से ऊपर उठने की थोड़ी उम्मीद देता है। लेकिन फिर उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं जब वह 5 लाख पॉइंट का ट्रांसफर देखता है। वह जल्दी से पैसे का सोर्स चेक करता है, सोचता है कि उसे इतने पैसे कैसे मिल रहे हैं। ये असल में जिन्वू की प्यारी माँ है जो उसे सही पॉकेट मनी भेजना चाहती थी, यह जानते हुए कि वह खुद कभी नहीं मांगेगा। बस ये छोटा सा काम ही उसे शर्मिंदा कर देता है। याद रखो दोस्तों, ये वही माँ है जिसने उसे पूरे 3 साल तक संभाला जब वह गायब था, इतनी मुश्किलें झेलते हुए। सबसे महान माँ होने की बात करो, इस वीडियो को लाइक करो उनको इज्जत देने के लिए। जिन्वू अपने आंसू पोंछता है, उस फरिश्ते का शुक्रिया करता है जो वह है, और नए कॉन्फिडेंस के साथ कसम खाता है कि वह कुछ भी हो जाए सफल होगा, बस इसलिए ताकि वह अपने परिवार को गर्व महसूस करा सके। 3 साल ने उसे पीछे कर दिया होगा, लेकिन वह हर सेकंड को आगे बढ़ने के लिए, सबसे अच्छा बनने के लिए प्रायोरिटी देने को तैयार है, डंजन रेड्स के लिए अपने पास हर रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए। और इस तरह जिन्वू 3 और स्क्रोल्स खरीद लेता है। पहला गोल है एक टीम बनाना। हमारा लड़का एक स्लाइम मास मॉन्स्टर पाता है, फिर एक हॉर्न्ड बटरफ्लाई, दोनों F रैंक के हैं। लेकिन उसकी किस्मत तीसरे पुल पर अच्छी चलती है जब उसे E रैंक का पॉइजन लिजर्ड मिलता है। ये अपने आप में लकी है। जिन्वू मानता है कि उसने अब तक 5 कोशिशों में 2 बार मुश्किल को हराया है। पॉइजन लिजर्ड की एबिलिटीज भी अच्छी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसे स्लाइम मास बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे अभी के लिए जबरदस्ती इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब, मैं समझता हूँ।
उस स्लज का चेहरा ऐसा है जो सिर्फ एक माँ ही पसंद कर सकती है। पोकेमॉन टीम बनने के बाद ऐश केचम अब डंजन्स रेड करना और उन्हें और आगे बढ़ाना चाहता है। गेम का ग्रोथ सिस्टम फार्मिंग, हंटिंग और स्क्रोल्स खोलने पर निर्भर करता है। जिनवू उन एलिमेंट्स के लिए मेहनत करने में खुश था, क्योंकि अगर वह किसी तरह अपने सब एक्स रैंक समन्स इकट्ठा कर लेता है तो वह अपने रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट को खत्म कर पाएगा। उसका मेन प्लान बाकी बचे एक्स रैंक्स को हासिल करना और फिर से इकट्ठा करना। शुरुआती तैयारियां खत्म होने के बाद अब असली काम का समय है। जिनवू गूगल क्रोम पर एक डंजन की लोकेशन ढूंढता है। गेम में यह ज़्यादा सिंपल था क्योंकि उसे बस एक जगह पर टैप करना होता था, लेकिन यह उसे सच में क्यूरियस करता है कि असली सिस्टम कैसा है। यह उसे सच में हैरान करता है, इस हद तक कि यह आदमी खुद को और दूसरों को भी चौंकाता है। ये इसलिए क्योंकि उसने अभी अभी जाना है कि सिर्फ एक समन होना डंजन में एंटर करने के लिए काफ़ी नहीं है। गेट्स आमतौर पर पूरे देश में कहीं भी दिखाई देते हैं। उनकी मुश्किल एनर्जी एमिशन से रैंक की जाती है, लेकिन डंजन कितना भी आसान क्यों ना हो, लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है अगर वह ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा लड़का उदास है क्योंकि उसकी किस्मत दुनिया में सबसे खराब है। ये बात कि वह इस कानून के बनने के बाद जागा उसे तोड़ देती है। उसकी छोटी मिजेट फेरी उसकी जिंदगी की एकमात्र खुशी है क्योंकि वह उसे सपोर्ट करती है। अब ज्यादा खुश। जिनवू उसके सर पर हाथ फेरता है। अचानक अपनी बहन से कॉल आने से पहले आजहन पूछती है कि वह डिनर के लिए घर कब वापस आएगा, लेकिन हमारा लड़का यकीन दिलाता है कि वह खुद खा लेगा। वह अपनी बेवकूफ़ बहन से प्लेयर रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछता है, जो वह आराम से बताना भूल गई थी। जिनवू जानता है कि इस लड़की ने यह बताने से मना कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यह नियम हाल ही का है। लोग डंजन्स में मरते जा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी पड़ी, और सच में इतनी सारी मौतें हुई कि हालात बिगड़ गए। इसलिए हर गेट के आसपास सही स्टाफ एजेंट्स घूमते रहते हैं नए इश्यूज को वेरीफाई करने के लिए। जिनवू को अब समझ आता है कि यह प्रोसेस कितना मुश्किल और धीमा है, लेकिन यह उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह प्लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। आखिर अगर हर एक इंसान दौलत पाने की लालच में प्लेयर बन जाता है तो सोशल सिस्टम टूट जाएगा। उसके अलावा रैंकिंग्स नाम की भी कोई चीज़ है, लगता है सिस्टम रैंकिंग में थोड़ा प्लेयर्स का लोकल और इंटरनेशनल रैंकिंग्स के हिसाब से, और कोरिया इतना खराब है कि वह ग्लोबल रैंकिंग्स में भी नहीं आता। आजहन दुखी है क्योंकि अगर जिन्नूगुड यहाँ होता तो वह लोग ऊपर होते, ये जाने बिना कि वह उसका अपना भाई ही है जो लेजेंडरी प्लेयर है। कॉल खत्म होती है और हमारा लड़का जाने का फैसला करता है, दिन भर आराम करने के लिए। अगली सुबह घर पर खाना गर्म और तैयार है। जिनवू सुबह 6 बजे ही जल्दी से निकलने की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ उसे कहती है कि वह कुछ खा ले जाने से पहले, लेकिन वह सोचता है कि ठीक है। वह जल्दी से अपने जूते और पानी का बर्तन तैयार करता है। अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता है कि उसने उन्हें सिर्फ अपना सबसे बुरा रूप दिखाया। उनकी सभी कोशिशों के लिए सच्चे दिल से उनका शुक्रिया भी करता है। माँ बाप वह बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। पापा घबराए हुए हैं जबकि मामा चिंतित हैं। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बढ़ा दिए हैं। जिनवू अपने फ़ोन पर चेक करता है और पता चलता है कि अनगिनत मौतें हुई हैं प्लेयर्स की लापरवाही की वजह से। वह भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वह पिछले 10 सालों से गेमिंग एडिक्ट था। ये मानना भी बुरा लगता है। रिसेप्शन के सामने खड़ा होकर वह एप्लीकेशन फॉर्म देता है और पूछता है कि कितने लोगों को क्वालिफिकेशन मिलती है। लगता है टाइटल पाने के लिए एक फाइनल टेस्ट है, जो जिनवू को और परेशान करता है क्योंकि वहाँ 1000 लोग उसके पीछे इंतजार कर रहे हैं। फिर भी वह सोचता है कि अगर वह यह छोटा सा टेस्ट पास नहीं कर सकता तो उसके पास 5 स्वर्ग के सम्राटों में से एक का टाइटल होने का क्या फायदा। अगली सीन में हम एक अलग जगह पर हैं। पार्क चांगसियोक HQ से जुड़ा हुआ है और इस साल के टैलेंट से निराश लगता है। अचानक बिल्डिंग गिर जाती है और उन पर हमला करती है। एक आदमी ने अपने बड़े ऑर्क समन का इस्तेमाल करके बिल्डिंग पर हमला किया है। वह चांगसोक से बदला लेने आया है क्योंकि उसने उसके भाइयों को मारा था। इस बीच यह आदमी सोचता है कि वह बंदा एक साइकोपैथ है और अपने खुद के जबरदस्त समन्स निकालता है, ज्यादातर आग और लकड़ी पर बेस्ड मॉन्स्टर्स। मेन HQ पर हमला हो रहा है और जबकि बाकी सब घबरा रहे हैं, हमारा लड़का आराम से बैठा है जब तक वह मुड़ता है और रियलाइज करता है कि एक नया झमेला हो गया है। जिनवू को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, बस इतना पता है कि वह इसमें फंस गया है। आसपास के लोग अपनी जान के लिए डर रहे हैं, अपनी किस्मत चांगसोक के हाथों में छोड़ रहे हैं। जिनवू को किसी तरह का गैंग कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है क्योंकि उसका बंदा एक स्टाइलिश सूट में बदला लेने आया लगता है। उसे यह बात हैरान करती है कि असली दुनिया के गुंडे भी अपने समन्स के साथ इतने एडवांस्ड हो गए हैं। चांगसुक इमरजेंसी के लिए चिल्लाता है और सबको अपने समन्स निकालने को कहता है ताकि वह शील्ड से खुद को बचा सकें। जिनवू भी अपने शील्ड के लिए वही करता है, जबकि हमारी पसंदीदा फेरी सिचुएशन को समझने के लिए 1 सेकंड लेती है। अपना मुंह खोलने से पहले हमारा लड़का उसे चुप करा देता है, उसे याद दिलाते हुए कि लोगों के सामने न बोले। वापस इस तेज दिखने वाले गैंगस्टर पर वह चांगसुक और उसके इंसाफ को खत्म करना चाहता है। पहला मॉन्स्टर जो वह फेंकता है वह ऑर्क है, जबकि हमारा लड़का एक सुरक्षित जगह से छुपा हुआ है, यह जानते हुए कि अगर वह शामिल हुआ तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी।
उसका गोल अभी के लिए ऑब्जर्व करना है। और थोड़ी देर बाद एक गरम लड़ाई होती है जिसमें चांगसोक की आग वाली बटरफ्लाई छोटे मीटियर्स छोड़ती है और ऑर्क पे हमला करती है। लेकिन ये चीज़ एक टैंक है और उन सब हमलों को झेल जाती है। गुंडे को थोड़ा घमंड देता है। चांगसोक घिर गया है, जबकि हमारा लड़का उठता है और रियलाइज करता है कि ये आदमी बिल्कुल बेकार है। ये इतना बुरा है कि दूसरे देखने वाले भी देख सकते हैं कि चांगसोक पीछे हट रहा है। ये जिन्वू को मुश्किल में डाल देता है क्योंकि अब उसे एक फैसला लेना है। अगर वह मदद करता है और खुद को शामिल करता है तो उसे ही इन लोगों से निपटना होगा। ऑर्क अपनी कुल्हाड़ी से चांगसुक के एक समन पर हमला करता है। जिन्वू को आखिरकार एक फैसला लेने पर मजबूर करता है। उसे समझ आने लगता है कि उसकी शांत जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो वह शांति से चंग पास जाता है, जो उसे बोलता है कि पीछे रहे। लेकिन जिन्वू ने आलोचना की उसकी कि उसने अपने एक क्रीचर की स्किल की टाइमिंग छोड़ दी। फिर वह बताता है कि ब्लड ऑर्क के आसपास के बफर्स में एक एडवांस्ड फायर रेजिस्टेंस बफ है। मतलब एक खास टाइमिंग की जरूरत है, वरना कोई भी आग के हमले काम नहीं करेंगे। चांगसुक खुद देखता है कि ऑर्क का शरीर भी चमक रहा है, स्किल के एक्टिवेट होने का इशारा देते हुए। इस जानकारी के साथ इस बार चांगसुक अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है। पहले वह यहाँ फ्लेम टर्टल को एक और फायर स्पेल तैयार करने का इंस्ट्रक्शन देता है। क्रीचर उसे पूरी स्पीड से शूट करता है, अपने टारगेट को लेजर से निशाना बनाता है। चांगसुक उत्साह से खुशी में चिल्लाता है। उसका हमला आखिरकार असरदार हो गया, जबकि उसका दुश्मन हैरान है कि इस आदमी ने कमजोरी कैसे ढूंढ ली। अगला वुड मॉन्स्टर के साथ होता है। इस आदमी के दूसरे सपोर्ट समन्स को भी खत्म कर देता है, उसे बिल्कुल खुला छोड़ देता है। आखिर में फ्लेम टर्टल और फ्लेम बटरफ्लाई हर एक एपिक फायर अटैक्स तैयार करते हैं और उन्हें ऑर्क को और भी ज्यादा खत्म करने के लिए शूट करते हैं। आखिर में इस आदमी के सब समन्स गायब हो जाते हैं और उसका शील्ड भी टूट जाता है। अब जब वह पीछे हट गया है, वह एक दूसरा मौका चाहता है और सरेंडर करता है। गलत होने के अंजाम के लिए भी तैयार है। लेकिन जो वह नोटिस करता है वह ये है कि वाइन क्रीचर उसे जल्दी से पकड़ लेता है, उसे उलझा देता है। चांगसोक उसकी मिन्नत का एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। फिर यह भी सच है कि कोई भी गैंग मेंबर को उसी जगह पर मार दिया जाएगा। अपनी आंखों से रोते हुए मौत को एक्सेप्ट करने से मना करता है। अपराधी अपने कर्मों का अंजाम भुगतता है, उसे उसके सामने इंसाफ मिलता है। चांगसोक अपनी चुटकी बजाता है और हम ये ब्रूटल मैसेकर देखते हैं क्योंकि उस आदमी का शरीर पेस्ट में बदल जाता है। आखिरकार लड़ाई खत्म हो गई। लोग चांगसोक की शानदार जीत पर खुश होते हैं, उसे अमेजिंग और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जबकि वह खुशी में चिल्ला रहे हैं हमारा लड़का डर गया है। देखो, यह हैरान करने वाला है कि यह लोग इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं है कि अभी अभी उनकी आंखों के सामने एक आदमी को मार दिया गया, भले ही वह एक अपराधी था। यह जिन्वू को कंफर्म करता है कि जिस दुनिया को वह जानता था वह उसके सामने ही बदल गई है। अब से बिना मजबूत इरादे के जीना और मुश्किल होगा। चांगसोक लड़के के पास आता है, उसे बहुत शुक्रिया कहता है क्योंकि लड़के ने पहले उसकी मदद की थी। उसने जिन्वू के योगदान की वजह से टेररिस्ट को मार दिया। तो चांगसुक लड़के को इसके लिए इनाम देने के लिए भी बहुत खुश है, इसको अपनी गोल्डन टिकट समझते हुए। हमारा लड़का बताता है कि उसने अभी तक हेडक्वार्टर्स में रजिस्टर नहीं किया है। आदमी इस जानकारी से बिल्कुल हैरान है क्योंकि ये वही लड़का है जिसने उसे अभी अभी बहुत अच्छी सलाह दी, जबकि वह बिल्कुल बेग। चांगसुक उसका आईडी कार्ड मांगता है, उसे यकीन दिलाते हुए कि वेरिफिकेशन के लिए बस यही चाहिए। जिन्वू उसे कार्ड देता है, जबकि वह उसे प्रॉमिस करता है कि एक क्विक बैकग्राउंड चेक के बाद इनाम दिया जाएगा। उस गिफ्ट को खुशी से एक्सेप्ट करते हुए हमारा लड़का चला जाता है, जबकि चांगसोक उस पर ध्यान देता है और कुछ डेटा अपने दोस्त को कॉल पर फॉरवर्ड करता है। वह असल में चाहता है कि कोई ठीक से इन्वेस्ट करे जिन्वू का बैकग्राउंड जानने के लिए। अगले सीन में हमारा लड़का एक स्वादिष्ट फेरी को शांत रहने के लिए वह खुशी से खाती है। और भले ही जिन्वू समझता है कि प्लेयर्स अपने समन्स के खिलाफ आर्ग्यू करना पसंद करते हैं, उसे यह बहुत आसान लगता है कि वह उसे ऐसे एक मामूली खाने से खुश कर सकता है। फिर भी चीजें उसे परेशान कर रही हैं। भले ही वह खुद को शामिल नहीं करना चाहता था। उस बिल्डिंग में सब मर जाते अगर उसने कुछ न किया होता। पूरी दुनिया अलग है। जिन्वू को यह समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसे हंटिंग से और ऊपर जाना होगा। समनिंग स्क्रोल्स अगले बीस्ट के लिए उसके लिए बहुत जरूरी है। उसकी सबसे पहली प्रायोरिटीज हैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर और एक्सप्लोजन ड्रैगन मेज। अच्छी बात यह है कि वह दोनों को लो रैंकिंग स्क्रोल से पा सकता है। इसके अलावा जिन्वू सोचता है कि घर जाने का समय हो गया है ताकि वह अपना काम शुरू कर सके। चांगसोक की रिपोर्ट बाद में आती है और उसे बहुत हैरान करता है कि यह नया लड़का असल में 3 साल तक हॉस्पिटल में रहा था भी, इसलिए वह एक अनरजिस्टर्ड प्लेयर रहा है। 3 साल पहले ही दुनिया बदल गई थी, तो यह समझ में आता है। लेकिन वह आदमी समझ नहीं पाता कि इस लड़के ने अपने डिस्चार्ज के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत कैसे फैसला किया। उसकी इन्फॉर्मेशन शीट देखते हुए चांगसोक सवाल करता है कि जो वह देख रहा है वह सच है या नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है और शांत रहता है। तो वह टेस्ट के लिए एग्जामिनर को फोन करता है और असल में खुद को उस पोजीशन से बदल देता है, शायद इसलिए क्योंकि वह जिन्वू को खुद देखना चाहता है। उसे अभी भी समझ नहीं आता कि यह लड़का इस गेम के लिए इतना ज्यादा अडेप्टेबिलिटी कैसे रख सकता है। बाएक जिन्वू उसकी आंखों के सामने एक कमाल का टैलेंट बन गया है।
चांगसोक को एक्साइटेड करते हुए। सीन एक वेटिंग एरिया पर बदलता है। हमारा लड़का पहुंच गया है लेकिन उसके चेहरे पर उदासी है। बस ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और वह एक इंट्रोवर्ट प्रो मैक्स है। वह सब यहाँ ट्रेनिंग के लिए हैं और इन सब कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने के लिए एक प्लेयर बनने में थोड़ा समय लगेगा। फिर भी हमारे लड़के के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है जो सीट पर आराम कर रहा है, ये जानते हुए कि वह बॉस है। जब सब इकट्ठे हो जाते हैं, एग्जामिनर टेस्ट लेने के लिए आता है, लेकिन अचानक वह असल में पार्क चांगसियोक खुद सामने होता है। पहला टेस्ट एक तरह की पहले से लिखी हुई एग्जाम ट्रेनिंग है। और बाद में जब हमारे लड़के की चांगसुक से बात करने की बारी आती है, वह कहता है कि उसने इस आदमी को आने की उम्मीद नहीं की थी। वह बूढ़ा आदमी इसे किस्मत कहता है और ट्रेनिंग अपडेट पूछता है, लेकिन जिनवू को यह थोड़ा अलग याद है। देखो, थोड़ी देर पहले जब वह उन्हें लेक्चर दे रहा था, हमारा लड़का बोर हो रहा था अपनी फेरी के साथ। जिनवू को बुरा लगा कि वह उसके गेम के कॉम्बिनेशंस में से एक सिखा रहे थे, तो उसने ऐसा दिखाया कि लेक्चर ठीक था। इसके अलावा चांगसोक जोर देता है कि उसने लड़के को अवार्ड एप्लीकेशन की वजह से अलग से बुलाया है। उससे पहले वह न्यूबी से कुछ जरूरी पूछना चाहता है। सवाल अजीब और मजेदार है, ये पूछते हुए कि क्या जिनवू किसी तरह का गेम है। वह सवाल सुनकर हमारा लड़का हैरान रह जाता है। जाहिरी तौर पर गेमर्स एक ऑफिशियल शब्द बन गया है। वह लोग हैं जिन्होंने पहले बैटल ऑफ समनर्स खेला है और उसकी जानकारी रखते हैं। इस देश के 70% रैंकर्स भी गेमर्स हैं, लेकिन चांगसोक का उसे ऐसा सोचना आम बात है क्योंकि जिनवू ने प्लेयर न होते हुए भी बफ्स के बारे में बात की थी। वह उस अनुमान की पुष्टि करता है जिससे चांगसोक का चेहरा खिल उठता है। वह उस लड़के के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता है, लेकिन जिनवू सच में अपनी पहचान बताने के लिए पूरे 10 साल बताना नहीं चाहता। चीजों को आसान रखने के लिए वह कहता है 1 साल, लेकिन सिर्फ यही इतना बड़ा समय है कि ये आदमी टेबल पर उस पर पैदा हो रहा है। जिनवू को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, जबकि चांगसुक यहाँ पपी आइज के साथ है इस बात पर कि उसने पूरे 1 साल गेम खेला है। बात यह है कि ज्यादातर रैंकर्स आधे साल तक भी गेम नहीं खेल पाए थे, तो यह चांगसोक की नजरों में बहुत इंप्रेसिव है। अगले विषय पर वह बताता है कि उन्होंने 2 रिवॉर्ड्स तैयार किए हैं। जिनवू को चॉइस दी जाती है जो वह चाहे वह चुनने की। पहला रिवॉर्ड उसे तुरंत एक प्लेयर के रूप में रजिस्टर होने की एबिलिटी देता है, असल में एक तुरंत एम्प्लॉयमेंट पास। यह उसे हेडक्वार्टर्स में हायर करने के ऑफर तक भी जाता है, लेकिन हमारा लड़का ज्यादा खुश नहीं लगता। तो फिर दूसरा ऑफर आता है। चांगसुक उसे 5 मिलियन वन का एक बड़ा रिवॉर्ड ऑफर करता है, लेकिन सच में इस मामले में जवाब काफी साफ लगता है। अभी चांगसुक उम्मीद कर रहा है कि लड़का पहला चॉइस चुने क्योंकि वह ऑब्जेक्टिवली बेहतर है, लेकिन मजेदार बात यह है जिनवू उसकी सारी उम्मीदें तोड़ देता है पैसे का दूसरा ऑप्शन चुनकर। वह आदमी हैरान है कि वह एक हायरिंग पोजीशन को और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी मना कर रहा है, लेकिन जिनवू ठीक लगता है, ये मानते हुए कि वह आराम से खुद रजिस्टर कर सकता है और उसकी HQ ज्वाइन करने की कोई इच्छा नहीं है क्योंकि आखिर समन्स उसकी प्रायोरिटी है। अगले सीन में हम उसे प्ले जोन एरिया में पाते हैं। एक स्टाफ एजेंट उसे जिनवू के रूप में पहचानता है। वह लेडी अच्छी है और बताती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में एक डंजन क्लियर करने की जरूरत है, या खासकर उसके मामले में ट्यूसडे डंजन की। टेस्ट टाइम अटैक फॉर्मेट में भी होगा, जिसका मतलब है कि जल्दी क्लियर करना एक अच्छा ग्रेड है। जब यह सब हो रहा है, चांगसुक दूर से देखता है, तुरंत इनकार से अभी भी हैरान है। कम या ज्यादा जो उसने उसकी एग्जाम शीट पर देखा, उसने उसे और भी ज्यादा हैरान कर दिया। जिनवू ने रून्स और कुछ के बारे में इतना कुछ लिखा था कि उसने उस एग्जामिनर को भी इम्प्रेस कर दिया जो चेक कर रहा था। वह सच में इस लड़के के टैलेंट पर फिदा हो रहे थे, इस हद तक कि वह मानने लगे थे कि वह बहुत जल्दी एक रैंकर बन जाएगा। चांगसोक ने उन प्रोफेसर्स को पहले कभी न देखे हुए घबराते हुए देखा, तो यह बस कंफर्म करता है कि यह लड़का कितना खास है। एक्सप्लेनेशंस और बोरिंग बातों को एक तरफ रखकर जिनवू को आखिरकार गेट में जाने की इजाजत मिल जाती है। वह उत्सुकता से एग्जाम के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी पर एक शील्ड के साथ निकलता है। यह डंजन खास तौर पर जहरीली स्लाइम मॉन्स्टर्स के साथ बनाया गया है। लक्ष्य है उन्हें हराना और डंजन से जल्दी निकलना। सबसे पहले राम्बा की एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए जिनवू विंड फेरी से उसके समन्स को बफ करने के लिए कहता है। हैरी गोरिल्ला को उसके अटैक स्पीड बफ्स मिलते हैं, जबकि हमारा लड़का ट्यूसडे डंजन के मुश्किल डिजाइन पर सोचता है, जो एक भूल भुलैया जैसा है। स्लाइम्स को हराने से आप बॉस से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन यही वह जगह भी है जहां ज्यादातर प्लेयर्स खो जाते हैं और टेस्ट हार जाते हैं। लेकिन ये स्लाइम्स इतने धीमे हैं कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है जितनी तेजी से हो सके दौड़ना सीधे बॉस तक पहुंचने के लिए। जिनवू और उसके समन्स शॉर्टकट तक अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं क्योंकि यह वह रास्ता है जिसे वह जानता है। लेकिन यहाँ आता है प्लॉट ट्विस्ट। जब कई रेड स्क्रीन्स उसके आसपास घूमती हैं जो एक बॉस मॉन्स्टर के आने का इशारा करती हैं। हमारे लड़के ने असल जिंदगी में ऐसे इस मोटे बदसूरत ब्लॉब से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। जायंट स्लाइम फिर भी उस पर घूरता है। हमला जिनवू के गोरिल्ला बॉय को जायंट स्लाइम पर फेंकने से शुरू होता है। ये चीज एक जोर से नीचे आने के लिए ऊपर उछलती है और स्लाइम को एक ही वार में टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये पागलपन है क्योंकि रोम्बा के बफ्स कमाल के हैं। गोरिल्ला स्लाइम के शरीर को दर्जनों पंचेस मारते हुए पेस्ट बना देता है, जिससे F टियर मॉन्स्टर्स भी पावरफुल लगते हैं।
जिन्वू को पहले ही एक्साइटमेंट हो रही है कि उसके दूसरे मॉन्स्टर्स कितने पावरफुल बनेंगे, और कुछ ही पलों में बॉस मॉन्स्टर मर जाता है। डंजन को 5 मिनट में क्लियर कर दिया जाता है। फिर भी हमारे लड़के के लिए काफ़ी धीमा है, जो गेम में 1 मिनट से भी कम में चीज़ें क्लियर करने का आदी है। हैरानी की बात यह है कि यह परफॉर्मेंस भी कोरियन रिकॉर्ड को तोड़ देती है। इस दौरान एक अचीवमेंट अनलॉक हो जाती है। जिन्वू हैरान रह जाता है, लेकिन उसे असल में 3 एडवांस्ड समनिंग स्क्रोल्स और 2 एब्रेसिव्स मिलते हैं। उसे ये बात समझ नहीं आती कि यह बेकार रिकॉर्ड अभी कोरिया का सबसे अच्छा रिकॉर्ड कैसे हो सकता है। वैसे प्लेयर HQ इस टूटे हुए रिकॉर्ड पर अभी पागल हो रहा है, ये देखकर कि रिकॉर्ड 5 मिनट में पूरा हो गया है। पहले तो उन्हें लगता है कि ये जियानहो है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये एक नया लड़का है जिसका नाम जिन्वू है, जो रैंकर की लिस्ट में भी नहीं आता। हाँ, एक नॉन रैंकर ने रिकॉर्ड तोड़ा है, वह भी नंबर 1 रिकॉर्ड। थोड़ी देर बाद इस प्लेयर की अचीवमेंट पर बात करने के लिए एक मीटिंग रखी जाती है। ये लोग सच में बहुत इंप्रेस हैं, लेकिन चांगसोक सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसे पता है कि ये लड़का एक जनरेशनल टैलेंट है। दूसरे शब्दों में वह उसे अपने पास रखना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, या कम से कम उसे किसी और देश में जाने से रोके, अपने देश को बचाने के लिए। चांगसोक सलाह देता है कि उसे तुरंत एक प्लेयर के रूप में रजिस्टर कर लें, क्योंकि टाइम अटैक्स असल में नेशनल और ग्लोबल लिस्ट्स में बनते हुए हैं। जियानो का रिकॉर्ड 6 मिनट का था। रेचल का दूसरी तरफ 2.5 मिनट का ग्लोबल रिकॉर्ड है उसके नाम पर। जिन्वू आता है और अपने पहले ही अटेम्प्ट में कोरियन रिकॉर्ड को तोड़ देता है। इसलिए उसे लगता है कि ऐसे टैलेंट के लिए एक प्लेयर मैच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस जैसे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। नज़र वापस मोड़ते हैं हमारे लड़के की तरफ। वह उस बेकार रिकॉर्ड से थोड़ा उदास है जो उसने बनाया है। चंगसुक उसका नाम चिल्लाता है और उसके पास आता है जैसे कोई छोटी लड़की पैदा हो गई हो। पहले वह उसके कमाल के रिकॉर्ड तोड़ने की तारीफ करता है, फिर वह पूछता है कि उसने ये कैसे किया। जिन्वू बात को सीधा रखता है और कुछ ज़्यादा बताता नहीं है, और सोचता है कि तारीफें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। तुरंत वह आदमी उसे उसका प्लेयर लाइसेंस कार्ड देता है। जिन्वू हैरान है कि उसे मिल गया है, आखिरकार कुछ भी प्रूव किए बिना। इसके अलावा चांगसुक अभी भी जानना चाहता है कि उसने रिकॉर्ड कैसे तोड़ा। हमारे लड़के को समझ नहीं आता कि क्या कहे, क्योंकि अगर वह राज बता देता है तो कोरिया रैंकिंग्स में ऊपर आ जाएगा। लेकिन मसला यह है कि उसके बाद क्या होगा। उसे बहुत अटेंशन मिलेगी और वह अमीर हो जाएगा, लेकिन सबसे बुरे हाल में उसे बंद कर दिया जाएगा और जानकारी के लिए निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि दूसरा मामला मुश्किल है। वह जानकारी अपने पास रखने का फैसला करता है, चांगसोक को बोलकर कि उसका तरीका ठीक नहीं है। वह आदमी इस इनकार को गंभीरता से लेता है और समझता है कि एक गेमर की स्ट्रैटेजी उसके लिए खास होती है। उसी वक्त वह ये भी बताता है कि कोरिया को जिन्वू जैसे कमाल के टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। उसके जवाब से हमारे लड़के को लगता है कि ये आदमी असल में काफ़ी अच्छा इंसान है, और तो और उसने अपने सारे वादे पूरे किए हैं और वह इंस्ट्रक्शंस को जल्दी फॉलो करता है। इससे हमारा लड़का सोचता है कि क्या उसे अपने देश का इस्तेमाल एक फ़ायदा उठाने के लिए करना चाहिए। आखिर अगर वह चीज़ों को सही समय पर करे तो वह बहुत तेज़ी से बढ़ पाएगा जितना वह खुद से बढ़ता। असेंबलीमैन से बात करते हुए वह उनसे कहता है कि किसी शांत जगह पर चलें। तो अगले सीन में हम चंगसुक को उससे मदद मांगते हुए देखते हैं, ये बताते हुए कि हेडक्वार्टर्स को ऐसे प्लेयर की मदद की कितनी ज़रूरत है। आखिर उन्हें पता है कि वह अब 3 साल से कोमा में था। चांगसुक बैकग्राउंड चेक के लिए माफ़ी मांगता है जब जिन्वू यह सवाल पूछता है। बस उसे जानना ज़रूरी था, क्योंकि गैंग मेंबर्स का अक्सर ऐसा ही पैटर्न होता है कि वह अनरजिस्टर्ड और स्किल्ड होते हैं। उसी वक्त हमारा लड़का उदास है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उन्हें उसकी जांच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चेंगसोक इस बात की पुष्टि करता है, लेकिन वह यह भी देख रहा है एक दिलचस्प बात। लोग अक्सर घबरा जाते हैं जब देशों के बारे में बात होती है, लेकिन उसके सामने वाला लड़का शांत है। ऐसा लगता है जैसे जिन्वू को पता है कि वह किस तरह का टैलेंट लाया है। अपनी कॉफ़ी पीते हुए हमारा लड़का मानता है कि उसने बहुत सोचा है, लेकिन वह जानना चाहता है कि उसे देश से क्या मिलेगा। पैंगसॉक जोर देकर कहता है कि वह पूरा सहयोग देगा, जो एक उलझा देने वाला जवाब है। जाहिरी तौर पर वह आदमी बताता है कि उसकी हेडक्वार्टर्स में एक ऊंची और ज़रूरी पोजीशन है। असेंबलीमैन हमेशा पब्लिक वोट से चुने जाते हैं, जिसका मतलब है कि अच्छे रिजल्ट्स उसे और ऊपर ले जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह आदमी एक पॉलिटिशियन है जो अपने नाम पर और ज़्यादा पॉइंट्स चाहता है। असेंबलीमैन उससे मिन्नत करता है कि उसकी मदद करे, ताकि वह बदले में जितना हो सके उतना सपोर्ट दे सके। यह जिन्वू के लिए थोड़ा कमज़ोर प्रपोजल है, जो सोच नहीं पा रहा है कि उसे इन चीज़ों से क्या साफ फायदे मिलेंगे। फिर भी वह रिक्वेस्ट को मान लेता है, लेकिन इस शर्त पर कि सिर्फ 1 महीने के लिए। दूसरे शब्दों में, क्योंकि जिन्वू एक नया प्लेयर है, वह अभी बढ़ने पर फोकस करना चाहता है और जब चाहे सपोर्ट मांगेगा। और अगर उसे लगता है कि इस प्रपोजल से उसे फायदा होगा तो वह उन्हें सपोर्ट करेगा, और अगर नहीं तो वह बस रिवॉर्ड्स वापस कर देगा। सीधी बात यह है, चुंगसुक सुन रहा है कि जिन्वू चीज़ों को परखने के लिए 1 महीने का ट्रायल दे रहा है। भले ही यह एक हिम्मत भरी रिक्वेस्ट है, लेकिन उसके पास यही सबसे अच्छा मौका है उसे अपने साथ लेने का। तो वह इस पर हाथ मिलाते हैं, असेंबलीमैन ये मानते हुए कि उसे इस डील से जिन्वू से और ज़्यादा मिलेगा। शुरू करने के लिए जिन्वू पूरी तसल्ली चाहता है कि जो रिकॉर्ड उसने तोड़ा है वह बाकी देश तक न पहुंचे, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा की चिंता है।
चांगसोक उसकी चिंता नहीं समझता क्योंकि हेडक्वार्टर्स उस सुरक्षा को कम कर सकता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि HQ इस लड़के जैसे टैलेंटेड इंसान की मदद नहीं कर पाएगा, खासकर जब वह मामूली गैंग मेंबर्स के खिलाफ भी मुश्किल में थे। दूसरे शब्दों में, चांगसोक समझता है कि जिनवू को HQ की कमजोरी के बारे में पता है, तो वह उन शर्तों को मान लेता है। उसी वक्त पूरी तरह से खबर को रोकना नामुमकिन है। जिनवू इस बात से ठीक था और इसीलिए वह बाद में मिलने के इरादे से अलग होने का फैसला करते हैं। हमारा लड़का बस खुश है और चेक करना चाहता है जो रिवॉर्ड्स उसे मिले हैं। शुरू करते हैं उसके एडवांस्ड समनिंग स्क्रोल्स से, जिसमें उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। हमारा लड़का समझता है कि एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली अचीवमेंट प्लेयर्स को एक बड़ा रिवॉर्ड देती है, और भले ही वह उन्हें तुरंत खोलना चाहता है, लेकिन गैम्बलिंग में मज़ा नहीं है। इसके बजाय उन्हें बेचना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन उसे अचानक एक आइडिया आता है। प्लेयर वेब एक जगह है जहां सारे प्लेयर्स का डेटाबेस स्टोर होता है ताकि आइटम ट्रांजैक्शंस को लिस्ट किया जा सके। असेंबलीमैन ने यह सब ऐप इंस्टॉल करते वक्त बताया था, तो हमारा लड़का जल्दी से ऐप पर जाता है और प्राइसिंग लिस्ट चेक करता है। लेकिन जब उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ती है, वह सच में हैरान होकर कांप रहा है। एक हाई ग्रेड स्क्रोल की कीमत हर एक की 3 मिलियन वन है। यह एक बहुत बड़ी रकम है। दूसरे शब्दों में, उसने लगभग 10 मिलियन वन कमा लिए सिर्फ उस बेकार से छोटे डंजन में एक रिकॉर्ड बनाकर। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, उसे एहसास होने लगा है कि उसकी अमीर जिंदगी, इलॉन मस्क जैसा फक यू मनी का सपना, बहुत जल्दी उसके परिवार पर बरसने वाला है। जिनवू हाई ग्रेड स्क्रोल्स बेचने और उस पैसे को लो ग्रेड स्क्रोल्स में लगाने का प्लान करता है, अभी सिर्फ 2 मेन समन्स की परवाह करते हुए। 3 स्क्रोल्स को लिस्ट करने के बाद हमारा लड़का लो लेवल स्क्रोल्स की लिस्ट चेक करता है और समझ नहीं पाता कि ये हर एक 5000 वन के क्यों हैं, जबकि इनको फार्म करना आसान है। फिर यह भी है कि सेलर्स की एक लंबी लिस्ट है और कोई भी कम दाम नहीं लगा रहा है। हमारा लड़का फंस गया है, तो वह अपनी खास छोटी बहन को फ़ोन करने का फैसला करता है, एक और मदद के लिए। एक लंबी एक्सप्लेनेशन के बाद आजिन बताती है कि HQ स्क्रोल्स खरीदता है। जाहिरी तौर पर यह किसी वजह से रैंकर्स को सपोर्ट करने के लिए है। उनका मकसद है ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना, और सबसे सस्ते स्क्रोल की कीमत 5000 है। लोग इसे सीधा HQ को बेचते हैं बिना मोल भाव किए। लेकिन अजान ये भी बताते हैं कि यह सिस्टम जल्दी बदल सकता है। आखिर यह शुरू के समय की पॉलिसी है, इसलिए HQ को अब ऐसे स्क्रोल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह हमारे लड़के के लिए अच्छी बात है, जो कॉल काट देता है और समझता है कि लो लेवल स्क्रोल्स बहुत ज़्यादा हैं। अब उसे बस चांगसोक से एक और मीटिंग करनी है, जो वह अगले दिन करता है। असेंबलीमैन उससे मिलकर बहुत खुश है, पूछता है कि क्या हमारे लड़के को कुछ चाहिए। जिनवू लो लेवल स्क्रोल्स लेने की अपनी इच्छा बताता है। ये बात उसे हैरान कर देती है, क्योंकि आमतौर पर लोग हाई ग्रेड की चीज़ें चाहते हैं। जिनवू जितने ज़्यादा स्क्रोल्स मिल सकते हैं उतने मांगता है, और लगभग 50,000 स्क्रोल्स हर दिन HQ में आते हैं। इसका मतलब चांगसू उन्हें आसानी से दे सकता है। उसी समय उसे डर लगता है कि प्लेयर उन्हें पैसे के लिए बेचने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हमारा लड़का मना कर देता है, भरोसा दिलाते हुए कि जब स्क्रोल्स मार्केट में पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं। चांगस्टॉक प्रभावित होता है और सोचता है कि वह क्या प्लान कर रहा है। वह सोचता है कि यह गेमर दूसरों से कितना अलग है, खासकर जब वह यहाँ एक अलग स्ट्रैटेजी अपना रहा है। असेंबलीमैन इस बात से ठीक है, लेकिन उसकी एक शर्त है। उसे बस एक छोटी सी जानकारी चाहिए जो हेडक्वार्टर्स के काम आए, क्योंकि वह एक खास पोजीशन पर है। अगर वह पर्दे के पीछे उसकी मदद करते पकड़ा गया, तो लोगों का उस पर से भरोसा उठ जाएगा। अगर जिनवू कुछ जानकारी दे सकता है, तो इससे एक बिजनेस डील का हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, हमारा लड़का समझता है कि उसे कुछ भी मुफ्त में नहीं मिल रहा है, जो अच्छा है क्योंकि उसे कोई एहसान नहीं चाहिए। वह डील मान जाता है और बताता है कि अचीवमेंट से सेकंड्स कैसे कम किए जा सकते हैं। आमतौर पर डंजन को पहले नंबर पर जीतने से 3 हाई ग्रेड स्क्रोल्स मिलते हैं, लेकिन वही इनाम फिर से मिल सकता है अगर कोई दूसरा प्लेयर पुराने प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ता है। दूसरे शब्दों में, प्लेयर्स हर बार 1 सेकंड से रिकॉर्ड रीसेट कर सकते हैं, सबसे अच्छा नतीजा निकालते हुए और स्क्रोल्स जमा करते हुए। इससे कोरियन एसोसिएशन को भी फायदा होता है, क्योंकि उसके प्लेयर्स और मजबूत हो जाते हैं। चोंगसुक बताता है कि वह यह तरीका पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स को ऐसे इनाम नहीं मिले हैं, इसलिए ऐसा कुछ लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले हिस्से के लिए जिनवू उस ट्यूसडे डंजन के लिए एक स्ट्रैटेजी के हिंट्स शेयर करना चाहता है जो उसने जीता था। वह चाहता है कि उसके मुंह से कुछ कमाल की बात निकले। चोंगसॉक एक छोटे कुत्ते की तरह इंतजार करता है जो अपने खाने के लिए तैयार हो, क्योंकि उसे लगता है कि यह बंदा कोई टॉप सीक्रेट तरीका बताने वाला है। जिनवू बताता है कि इस तरीके का इस्तेमाल करके ज्यादातर लोग डंजन को 3 मिनट से कम में क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करे, हमारा लड़का यह पक्का करना चाहता है कि जानकारी की कीमत इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। इसलिए वह 50 हाई ग्रेड स्क्रोल्स जोड़ देता है लो ग्रेड स्क्रोल्स के ऊपर डील के लिए। सीधी बात में वह 100 मिलियन स्क्रोल्स मांग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन जिनवू के लिए यह ठीक है, क्योंकि यह तरीका लो और हाई टीयर दोनों डंजन्स में इस्तेमाल हो सकता है, और इससे शायद बिलियंस का फायदा हो सकता है। चांगसोक इस बात को समझता है और कहता है कि वह सीधा 150 मिलियन ट्रांसफर करेगा अगर जानकारी काफी कीमती हुई।
और हमारे लड़के को हर दिन 10,000 लो स्क्रोल्स भी देगा। अगली शाम असेंबलीमैन अपने कुछ स्टाफ को एक छोटे टेस्ट के लिए इकट्ठा करता है। उन्हें शक है कि उसने उनके लिए कुछ अच्छा तैयार किया है। पहले चांगसुक हाल ही के ट्यूसडे डंजन रिकॉर्ड के बारे में बात करता है और फिर वह आमतौर पर बताता है कि उसने इसे बाईपास करने की एक टेक्निक हासिल की है अपनी विदेशी कनेक्शंस की वजह से। वह यह भी दिखाता है जैसे जिनवू एक टेस्ट सब्जेक्ट था जिसने ये टेक्निक इस्तेमाल की थी, इसलिए सबको बताया गया था कि इस बारे में एक शब्द भी ना कहें। उन्हें यहाँ बुलाने की वजह यह है, चांगसुक बताता है कि अब से वह डंजन टाइम अटैक करेंगे। इस डंजन के लिए जो मेन समन चाहिए वह पॉइजन लिजर्ड मॉन्स्टर की वजह से है। ये छोटा वाला एक बड़े आदमी के बराबर है और ब्रॉलर क्लास का है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक जानकारी है क्योंकि ज़्यादातर ये मजबूत और टिकाऊ है। लेकिन इसे इस्तेमाल करना मुश्किल है क्योंकि इसको पालना दूसरे ग्रेड के मॉन्स्टर्स के मुकाबले बहुत मुश्किल है। प्लेयर्स इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते, सिवाय इसके कि वह इसकी सबसे यूजफुल स्किल्स में से एक को नज़रअंदाज कर रहे थे। इस क्रीचर का खाना मेनली स्लाइम्स हैं। दूसरे शब्दों में ट्यूसडे डंजन जैसे डंजन के लिए आसानी से क्लियर करना मुमकिन है। अगले सीन में प्लेयर्स उत्साह से अपनी 4 मिनट की कंप्लीशन रेट बताते हैं, जिसका मतलब है कि टेक्निक बिल्कुल सही थी। ये सब एक समन्ड स्पेशलिटी की वजह से हुआ, इसलिए अब उस बदनाम लिजर्ड को सबसे शक्तिशाली माना जाता है और उसकी तारीफ की जाती है। कुछ और दिन बीत गए। डंजन रिकॉर्ड तोड़ने की खबर पूरे देश में फैल गई। चांगसुक समझ गया कि जिनवू एक आम गेमर से कहीं ज्यादा है। अब से वह आदमी एक सही टीम बनाना चाहता है हमारे लड़के की मदद करने के लिए और उस टीम के मेंबर्स के लिए। उसने 3 सही कैंडिडेट्स चुने जिनके पास अलग अलग स्किल्स थे। अगले सीन में हमारा लड़का अपने बैंक बैलेंस को देखता है। अचानक उसे बहुत अमीर होने का एहसास होता है। वह सोचता है कि उसने पहले ऐसे बड़े चेक्स कैश क्यों नहीं किए, लेकिन उसे सबसे ज्यादा जिसकी परवाह है वह है 10,000 समनिंग स्क्रोल्स जिन्हें वह खूब इस्तेमाल कर सकता है। चांगसुक ने अपना वादा निभाया, इसलिए हमारा लड़का भी डील का अपना हिस्सा पूरा करना चाहता था। इसलिए उसने रामबा को एक छोटे शोडाउन के लिए तैयार किया। पहले जिनवू जमीन पर पानी डालता है, जबकि छोटी विंड फेरी हर उस भगवान से प्रार्थना करती है जिसे वह जानती है, जिनवू से एक कमाल का समन निकालने की भीख मांगते हुए। प्रार्थना के बाद अब स्क्रोल्स खोलने का समय आ गया है। जिनवू उन्हें अपनी इन्फिनिट गाचा रन के लिए खोलता है। बस कुछ ही पल गुजरते हैं और उसके पास कचरे का ढेर रह जाता है। इस बंदे ने सच में 3600 स्क्रोल्स खोले और खुद को थका दिया, बदले में कुछ भी नहीं मिला। अभी तक यह बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन विंड फेरी को यह बेवकूफ़ी लगती है कि वह सोचे कि एक एक्स रैंक मॉन्स्टर ऐसे ही अचानक आ जाएगा। जिनवू की उम्मीदें इस बात पर बेस्ड थी कि रामबा को समन करना कितना आसान था, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह बस एक तरह की गॉड टियर गाचा गेम की किस्मत थी। असल में 1 लाख लो लेवल स्क्रोल्स भी शायद एक एक्स रैंक समन के लिए काफी ना हो। जिनवू को यह समझ नहीं आता, इसलिए वह पूछती है कि क्या उसे सिस्टम के बारे में कुछ भी पता है। समनिंग सिस्टम प्लेयर्स के 10% के बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब है 8 बिलियन लोग 800 मिलियन समन्स के बराबर हैं। खास बात, जो समन्स आइसोलेटेड मॉन्स्टर्स के रूप में क्लासिफाई किए गए हैं वह सिर्फ एक ही तरह के होते हैं। ये बात उस बंदे को हैरान कर देती है, लेकिन मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि ये बात उसे पहले से साफ क्यों नहीं थी। ये अजीब है, लेकिन रामबा बताती है कि वह पूरी दुनिया में अकेला इंसान है जो एक्स रैंक समन्स निकाल सकता है। लेकिन हमारा लड़का बस इस बात पर उदास है कि 800 मिलियन एवरेज समन्स की कॉपीज मौजूद हैं और उसे उनमें से एक एक्स ग्रेड निकालना है, जो लॉटरी जीतने से कई गुना ज्यादा मुश्किल है। बंदा सोचता है कि गेम खत्म हो गया, लेकिन रामबा उसे भरोसा दिलाती है कि कुछ समन्स की गिनती खत्म हो चुकी है, जैसे 800 मिलियन कैटरपिलर्स, जिन्हें अब कभी समन नहीं किया जाएगा। फिर भी हमारा लड़का सोचता है कि यह अभी भी बहुत मुश्किल है, जिससे वह सोचता है कि क्या उसे मिड टियर स्क्रोल्स पर स्विच करना चाहिए। लेकिन इससे एफिशिएंसी, कमी और पैसे की एक और समस्या खड़ी हो जाती है। उसे अभी के चांसेस के साथ ही काम करना होगा, यही उसके पास एक अकेला मौका है। तो ये आदमी एक और स्क्रोल खोलता है। रामबा उसकी हर हरकत में उसका साथ देती है। उस पूरे रन के अंत तक बंदा अपने बेड पर है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। पूरे 2 हफ्ते बीत चुके हैं और 1,40,000 स्क्रोल्स के बाद इस आदमी को अभी तक एक भी एक्स रैंक नहीं मिला है। असल में जिनवू तो घर से बाहर भी निकल गया, बस प्लेयर जोन के पास रहने के लिए, ताकि फैसिलिटीज तक आसानी हो, यह जानते हुए कि उसे हमेशा अपने माँ बाप पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वह फिर से उठता है, सोचता है कि क्या उसे सिंथेसाइजिंग करना चाहिए। इस प्रोसेस में रामबा, जो उदासी से क्रीम ब्रेड चाहती है, कोई इस फेरी को उसका क्रीम ब्रेड दो। सिंथेसिस सेंटर पर जी शिनवू कहता है कि यह बिल्डिंग बदल गई है, कोरिया की दूसरी टावर्स की तरह। होटल एक सिंथेसिस सेंटर बन गया, लेकिन जिनवू को याद है कि यह पहले अपने बफेट के लिए फेमस था। वह अपना टिकट चेक करता है और 125 नंबर, जबकि रामबा उसे गलती न करने की सलाह देती है। जब उनका नाम पुकारा जाता है, वह रूम इस्तेमाल करने के लिए अंदर जाने का फैसला करते हैं। अब भी जिनवू एक बेहतर दुनिया की उम्मीद कर रहा है कि विंड फेरी उसके लिए अपना बेस्ट करे। पहले उसका स्वागत मेन्यू स्क्रीन करती है, उसके मेन समन्स को दिखाते हुए। जिनवू पहले रामबा को रजिस्टर करता है।
उस पर सिंथेसिस एक्टिवेट करने से पहले वह बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स को सैक्रिफाइस करता है अपनी विंड फेरी के एवोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, उसे नए लेवल्स तक पहुंचाने के लिए। इससे उसका लेवल 21 तक बढ़ जाता है, उसकी इंटेलिजेंस में भी बढ़ोतरी के साथ। हमारी पसंदीदा फेरी अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। मजेदार बात यह है कि जिन्वू प्रभावित नहीं है क्योंकि उसे 1,40,000 स्क्रोल्स के बदले बस यही मिला। रोम्बा अपनी ताकत देखकर खुश हो रही है, जबकि वह अंदर ही अंदर मर रहा है क्योंकि मैक्स लेवल 100 है और इस स्पीड से वह इससे पाने से पहले ही मर जाएगा। और दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक आदमी कीबोर्ड पर नंबर्स टाइप कर रहा है और अचानक चांगसू ब्योंगजिन को चेक करने आता है। अब तक उस आदमी ने अपनी टैलेंट मैनेजमेंट टीम बना ली है और अब वह अपनी एनर्जी जिन्वू पर लगाना चाहता है। वह दुनिया का सबसे टैलेंटेड प्लेयर है। वह हमारे लड़के की हरकतों पर अपडेट मांगता है, ये जानते हुए कि जिन्वू अभी लगातार स्क्रोल्स खोल रहा है। यही हरकत हर दिन दोहराई गई है। आज भी उसने और स्क्रोल्स खरीदने को कहा उस $150 मिलियन से जो उसे मिले थे, हालांकि वह कम दाम पर खरीदने में इंटरेस्टेड था। बदकिस्मती से मैनेजमेंट ब्यूरो पहले ही शक करने लगा है और इन स्क्रोल्स की सप्लाई के लिए मसले खड़े कर रहा है। चंगसुक अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि यह बंदा ऐसे स्क्रोल्स में पैसे क्यों लगाएगा, लेकिन वह पक्का जानता है कि जिन्वू कुछ ऐसा जानता है जो उन्हें नहीं पता, इसलिए वह हर एक को आधे दाम पर बेचने के अजीब प्रपोजल पर मान जाता है। इस छोटी सी बात से उसका सबॉर्डिनेट हैरान हो जाता है, जो सोचता है कि इससे बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, लेकिन असेंबलीमैन शांत है। उसे यकीन है कि उनका टैलेंट बाद में कोरिया का एक कमाल का हीरो बनेगा, जिसका मतलब यह भी है कि चांगसोक को उस पर इन्वेस्ट करने का पूरा क्रेडिट मिलेगा, इसलिए उसे लगता है कि यह फैसला सबसे अच्छा है। हालांकि वह ब्योंगजिन से इस मामले पर चुप रहने को कहता है क्योंकि यह सिर्फ उससे, जी आ और ताइस्योप से जुड़ा है। यह हमें हमारे लड़के की तकलीफ पर वापस ले जाता है, जो कुछ और 1000 स्क्रोल्स खोलने की वजह से परेशान है। यह आदमी हर सेकंड उदास हो रहा है, जबकि विंड फेरी पूछ रही है कि उन्हें कब तक यह करना पड़ेगा। उनकी तकलीफ कम करने के लिए एक खूबसूरत लड़की उसे ढूंढने आती है। यह उसकी नई मैनेजमेंट टीम की कमाल की यूजिया है। वह उसे यह भी बताती है कि वह प्रपोजल की वजह से यहाँ है। जिन्वू उत्सुकता से डिस्काउंट्स के बारे में पूछता है और वह उसे समझाने में काफी समय लेती है कि वह उसे 50% डिस्काउंट देने वाले हैं। लड़की बहुत मासूम लगती है, जबकि यह आदमी अपनी जिंदगी के लिए हैरान है। लेकिन इसके अलावा जिया बताती है कि एक और 100 मिलियन वन का इनाम होगा उसके खर्च के बजट के हिस्से के रूप में। बंदा अभी राजा जैसा महसूस कर रहा है क्योंकि यह नेक्स्ट लेवल की चीज है। रिया जोर देती है कि वह इस जानकारी को बाहर न जाने दे, जो जिन्वू वैसे भी बहुत अच्छे से करता है। इसके अलावा वह उसे छेड़ती भी है कि यह उनके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए है, जिससे जिन्वू भी खुश है। इसके अलावा वह उसे छोड़ने का फैसला करती है जो वह कर रहा है उसे जारी रखने के लिए। लेकिन अभी जिन्वू को सच में सही सपोर्ट मिलने लगा है जो उसे असेंबलीमैन ने दिया है। वह जानता है कि उसे जल्दी से एक एक्स रैंक निकालना होगा उस आदमी की मेहनत का बदला चुकाने के लिए। एक और बहुत बड़े हजारों स्क्रोल समन करने की कोशिशों के बाद वह और छोटी फेरी थक चुके हैं। हर स्क्रोल एक F ग्रेड का बेकार मॉन्स्टर है। कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इस पॉइंट पर जिन्वू इतना आगे आ चुका है कि वह अब पीछे नहीं हट सकता। वह एक्सप्लोजिव ड्रैगन पाने के लिए प्रार्थना और भीख मांग रहा है और शायद लाखों दर्दनाक स्क्रोल्स के बाद गाचा गॉड्स को उस पर तरस आता है और उसके लिए एक सही समन निकालते हैं। रंबे और जिन्वू के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। आखिर में हमारे लड़के ने एक्सप्लोजिव ड्रैगन मेज को समन कर लिया है जिसे वह पाने के लिए तड़प रहा था। ये सीन इतना इमोशनल है कि बंदा सच में इस पर आंसू बहा रहा है, ये समझते हुए कि उसे अब कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अब भी वह रुकना नहीं चाहता। असल में वह जारी रखना चाहता है। एक फिनोमिनन है जिसे हॉट स्ट्रीक कहते हैं, जिसका मतलब है कि हाई रोल समन करने के ठीक बाद आप जारी रख सकते हैं और भी हाई वंस पा सकते हैं। एक और स्क्रोल खोलने के बाद एक और चमत्कार होता है ड्रिल इंस्ट्रक्टर दूसरे एक्स ग्रेड के समन के साथ। जिन्वू अपनी जिंदगी के सबसे खुशी के आंसू रोता है। यह शायद उसके वर्जिनिटी खोने से भी बेहतर एहसास है, क्योंकि हजारों स्क्रोल्स खोलने के दर्दनाक हफ्तों के बाद उसे अपने सपनों का आइडियल जोड़ा मिल गया। दोनों में से ड्रिल इंस्ट्रक्टर पहला है जो पूछता है कि वह कहाँ पहुंचा है। यह बंदा पहले एक बेकार ई ग्रेड समन होना चाहिए था, लेकिन उसकी असली कीमत इस बात में है कि वह लड़ाई का शौकीन, ट्रेनिंग पसंद करने वाला पागल है। बंदा गोकू है, जबकि उसकी अपनी स्किल्स बेकार हैं। वह दूसरे क्रीचर्स की ट्रेनिंग को कंट्रोल करता है, उनकी ग्रोथ रेट में बहुत मदद करता है। वही छोटी फेरी शक्तिशाली थॉर बन सकती है। जिन्वू अपने सभी समन्स को मजबूत और बफ्ड अप करके बहुत खुश है, लेकिन छोटा वाला सच में इतनी फिजिक नहीं चाहता। जिन्वू ट्रेनिंग मेनियक से मिलता है, उसे हंक्यो कहता है। ड्रिल इंस्ट्रक्टर तुरंत समझ जाता है कि यह जीनोगैड है, उसके सामने झुककर सही सम्मान देता है। उसे भी लगा था कि वह अब कभी नहीं मिलेंगे। राम्बा और हंक्यो वैसी ही हालत में हैं जैसा जिन्वू ने सोचा था। एक्सप्लोजिव ड्रैगन मेज की बात करें तो वह आती है ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये सच में वही है। ये पहली बार है जब हमारे लड़के ने उसकी आवाज़ सुनी है। डी ग्रेड मेज होने के बावजूद उसके पास एक खास एबिलिटी है जो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। हंक्यो का उसके साथ जोड़ा बहुत अच्छा लगता है।
उसके पास एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी है जहां हर किल उसके डैमेज को और बढ़ा देता है, लेकिन उस स्किल को पाने के लिए ड्रिल इंस्ट्रक्टर की जिद चाहिए। जिनवू अकेला इंसान था जिसने सच में मेज को उसकी सबसे अच्छी एबिलिटी तक इस्तेमाल किया। खैर, वह उसे देखकर काफी खुश है। हमारा लड़का भी अभी रोमांटिक महसूस कर रहा है क्योंकि उसने उसके ओवर पावर्ड समन को मिस किया था। रामबा की तरह वह उन्हें लोगों के सामने न बोलने का हुक्म देता है, एक आसान हुक्म जो वह समझते हैं। अगले उनके लिए वापस जाकर आराम करने का समय है, क्योंकि लगातार समनिंग का एक लंबा दिन था। घर पर हमारा लड़का पूरी तरह से थक चुका है। वह यहाँ पोस्ट नट क्लैरिटी महसूस कर रहा है, जबकि उसके समन्स आसपास आराम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं और एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। हंक्यो और रामबा बात करना शुरू करते हैं। ड्रिल इंस्ट्रक्टर को किसी चीज की परवाह नहीं है सिवाय इसके कि वह सब बहुत कमजोर है। यह आदमी एम्बिशन और मोटिवेशन पर चलता है, इसलिए वह उनसे बहुत मेहनत करवाना चाहता है ताकि वह अपने मास्टर की सही से सेवा कर सके। सबसे पहले वह ड्रैगन मेज से बात करता है और उसे अपना माना महसूस करने को कहता है ताकि जब वह बाद में जागे तो वह उसके लिए प्रीडेशन एबिलिटी अनलॉक करने में मदद कर सके। रामबा की बात करें तो बंदा उसे गुस्से से देखता है, उस छोटी वाली को बहुत डरा देता है। लगता है इस बंदे का मकसद उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेन करना है, लेकिन बेचारी फेरी को डर है कि वह इसकी वजह से ओलंपिक बॉडी बिल्डर बन जाएगी। ड्रिल इंस्ट्रक्टर उसे अपने मास्टर के लिए यह करने को कहता है और उसे अपना पहला मिशन देता है फ्राइंग पैन उठाने और घुमाने का। यह आदमी उसे 5000 रेप्स करने को भी कहता है। फेरी जिनवू को ढूंढने के लिए बेचारी से अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन वह आदमी अभी पूरी तरह से थक चुका है, वह कोमा में है। अगले सीन में हम वापस HQ पर हैं। जिया एक परेशानी वाली जानकारी के साथ आती है। लगता है एक सही नोटिफिकेशन आया है। डायरेक्टर ने ऑफिशियली उन्हें स्क्रोल सप्लाई करना बंद कर दिया है। चंगसोक समझ नहीं पा रहा है कि बिजी डायरेक्टर अचानक इतनी अनइम्पॉर्टेंट चीज की परवाह क्यों करेगा, लेकिन डायरेक्टर ये भी चाहता है कि एक सही रिपोर्ट मिले कि स्क्रोल्स कहाँ जा रहे थे। इससे बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होती हैं। जिया को शक है कि लिम हिसू, दूसरा असेंबलीमैन, इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। वही आदमी चंगसुक का दुश्मन है, लेकिन जिया सोचती है कि यह अब भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ब्यूरो स्क्रोल सप्लाई करना बंद कर देता है तो जिनवू की ग्रोथ रुक जाएगी। घेरने पर चंगसुक ऑप्शन सोचने की कोशिश करता है जब उसे अचानक एक कॉल आता है। दिलचस्प बात यह है कि यह जिनवू खुद है जो बताता है कि उसे और स्क्रोल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी असेंबलीमैन लिम हिसू की दखलंदाजी से परेशान है और उससे बाद में निपटने का इरादा रखता है। बाद में हम ग्वानेक्सन माउंटेन के खूबसूरत नज़ारे पर पहुंचे। जिनवू ने इस जगह को अपने अगले डंजन के लिए चुना है। भाई ने स्टाइल के लिए ट्रैक सूट भी पहना है। बैटल ऑफ समन्स गेम में 4 तरह के डंजन्स होते हैं। पहला वह है जहां सामान इकट्ठा करने के लिए खोज की जाती है। दूसरा है टावर ऑफ ट्रायल्स, जिसमें मुश्किल के अलग अलग लेवल्स होते हैं, ज्यादातर मुश्किल वाले, जो प्लेयर्स को उनकी हद तक धकेल देते हैं। तीसरा है केओस ड्रैगन डंजन, एक खतरनाक बॉस जिसे पार्टी के साथ रेड करना होता है, लेकिन यह हिस्सा अभी तक असली दुनिया से नहीं मिला है, इसलिए जिनवू इसे समझाना नहीं चाहता। अब उन 3 खास डंजन्स के अलावा बाकी सबको नॉर्मल डंजन्स माना जाता है और आज वह उन्हीं में से एक को करेगा। और हाँ, एक स्टेज डंजन भी होता है, लेकिन वह बहुत कम मिलते हैं और भले ही उनके लिए पार्टी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। हमारा लड़का चीजों को अकेला ही करना पसंद करता है। वह किधर नॉर्मल डू डंजन गेट की तरफ देखता है आसपास। इस बात पर सोचता है कि डंजन्स कुछ समय तक जीते न जाने पर टूट जाते हैं। दूसरे शब्दों में वही सोलो लेवलिंग का लॉजिक। एक स्टाफ मेंबर उसका लाइसेंस मांगता है तो हमारा लड़का जल्दी से उसे दे देता है, अपनी वेरिफिकेशन पक्की करते हुए। अगले वह सीधे अंदर जाता है उससे निपटने के लिए। जिनवू अपनी आंखें दूसरी तरफ खोलता है। जंग का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। सेना मॉन्स्टर्स से लड़ रही है, जिसका मतलब है कि यह एक सब्जुगेशन बेस्ड डंजन है जहां जंग छिड़ गई है। सब्जुगेशन डंजन के अंदर सिपाही मुश्किल से अपनी जगह बना पा रहे हैं, जबकि ऑर्क्स तेजी से ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। जब जिनवू पहले बॉस खेलता था तो यह सब बस एक और गेम लगता था, लेकिन अब जब यह असली है तो उसे हवा में हर पल का तेज दबाव महसूस हो रहा है। जो उसके सामने है वह अब कोई सिमुलेशन नहीं, बल्कि एक पूरी जंग है, जहां सिपाही जिंदा रहने के लिए हीलर्स को बेचैनी से बुला रहे हैं। लड़का थोड़ा शांत रहने का फैसला करता है और जल्दी से अपने समन्स को ऑर्क्स से निपटने के लिए निकालता है। वह रामबा को ड्रिल इंस्ट्रक्टर की अटैक स्पीड बढ़ाने को कहता है और एक्सप्लोसिव ड्रैगन मेज को अपनी आग के स्पेल से कवर देने का हुक्म देता है। उसी समय वह डी रैंक्ड मिनीकॉन्ग को सीधे ऑर्क बॉस की तरफ बढ़ने का हुक्म देता है, बीच में हो रहे हंगामे को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। उसका पूरा ध्यान बॉस पर है, क्योंकि ऑर्क सब्जुगेशन डंजन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। जब तक पीछे वाला बड़ा ऑर्क गिर जाता है, जीत पक्की है और लड़ाई खत्म हो जाएगी। इधर रोम्बा के बफ के असर से ड्रिल इंस्ट्रक्टर पूरी तरह से पागल हो जाता है। ऑर्क्स को एक के बाद एक ऐसे काट रहा है जैसे वह सिर्फ कीड़े हों। यह देखकर जिनवू सोचने लगता है कि क्या यह जबरदस्त ताकत उसके एक्स रैंक होने की वजह से है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है, क्योंकि यह साफ हो जाता है कि लड़ाई शायद खत्म हो जाएगी, उससे पहले कि उसे ठीक से वार्म अप करने का मौका मिले। यहाँ तक कि वह सिपाही भी जो कुछ देर पहले ऑर्क्स से लड़ने में मुश्किल महसूस कर रहे थे,
हैरान रह जाते हैं जब वह देखते हैं कि कहीं से ताकतवर साथी आ गए और लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल दिया। मिनी कॉन्ग सीधे ऑर्क्स के बीच में कूद जाता है, जबकि गोल्डन फेरी बिना रुके अपनी हीलिंग जारी रखती है। राम्बा दूसरी तरफ खुद मजे कर रही लगती है, मॉन्स्टर्स को उकसा रही है और उनसे अपने हथियार उस पर फेंकवा रही है। यह देखकर हमारा लड़का तुरंत उसे डांटता है कि वह मजाक करना बंद करे। इधर एक्सप्लोसिव ड्रैगन मेड अपना खास आग का स्पेल छोड़ती है, हर ऑर्क को जला देती है जो उसकी आग के कांटेक्ट में आता है। थोड़ी देर में उनकी टीम वर्क से बॉस आखिरकार गिर जाता है और एक नोटिफिकेशन आता है जो कंफर्म करता है कि डंजन सफलता से क्लियर हो गया है। सभी समन्स अपनी छोटी सी जीत पर खुश हो जाते हैं और सिस्टम उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट से रिवॉर्ड करता है, जिससे वह लेवल अप कर पाते हैं। ऊपर से जिनवू को जैकपॉट लगता है क्योंकि उसे एक इंटरमीडिएट समनिंग मिलता है, साथ में आधा मिलियन वन भी। ये रिवॉर्ड्स उसे तुरंत नए डंजन्स ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि उसने न सिर्फ अपने समन्स को लेवल अप किया बल्कि इस प्रोसेस में कुछ आसान पैसे भी कमा लिए। वह रात भर में बड़ा बनने का प्लान बनाने लगता है और आखिरकार एक गरीब लूजर बनना बंद करेगा। इधर हेडक्वार्टर्स में वापस असेंबलीमैन पार्क को जीआईए डांट रही है इतनी लापरवाह शर्त लगाने के लिए। लगता है उसने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया और अब नतीजे भुगत रहा है। लिम और डायरेक्टर के साथ उसकी पहली मीटिंग में बातें इतनी बढ़ गईं कि लगभग पूरी लड़ाई हो गई। डायरेक्टर ने बीच में आने की कोशिश की और असेंबलीमैन लिम और पार्क के बीच की टक्कर को रोका। लिम जिद करता है कि वह सिर्फ सलाह दे रहा था, लेकिन पार्क को साफ तौर पर ऐसी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो मदद से ज्यादा बेइज्जती लगती है। फिर वह उसका मजाक उड़ाता है, उसे लूजर कहता है क्योंकि उसके किसी भी टैलेंट ने कभी नेशनल टीम तक जगह नहीं बनाई। उस कमेंट से पार्क गुस्से में आ जाता है और बहस तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन अफसोस की बात है उसके लिए, उसके राइवल के पास सच में अपने शब्दों को साबित करने की स्किल्स हैं। तब भी पार्क लिम को ऐसे उसे नीचा दिखाने नहीं देता, ये महसूस करते हुए कि पार्क अपना कंट्रोल खोने वाला है। लिम एक शर्त लगाने का सुझाव देता है, यह देखने के लिए कि किसका टैलेंट ज्यादा बड़े रैंक तक पहुंच सकता है, और पार्क बिना सोचे समझे तुरंत मान जाता है। लिम फिर दांव बढ़ाता है, यह कहकर कि हारने वाले को सबके सामने यह मानना होगा कि दूसरा बेहतर है और अपनी पोजीशन से रिजाइन भी करना होगा। यह पक्का करने के लिए कि कोई भी पीछे ना हटे, वह 1 बिलियन वन का पेनल्टी भी जोड़ देता है। चीजों को सोचे बिना पार्क जल्दी से मान जाता है और यहाँ तक कि पूछता है कि क्या उन्हें शर्त के लिए एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। जब कहानी वापस आती है, जिया उससे सवाल करती है, पूछती है कि क्या उसने जिनवू की वजह से इतना लापरवाह फैसला लिया। वह मानती है कि लड़का जीनियस है, लेकिन फिर भी उसे याद दिलाती है कि आखिर में वह सिर्फ एक गेमर है और शायद अभी के रजिस्टर्ड रैंकर्स के मुकाबले कम पड़ेगा। लेकिन वह आदमी पूरी तरह से विश्वास में रहता है, क्योंकि वह कहता है कि उसे जिनवू पर पूरा भरोसा है और उसे यकीन है कि अगर वह उसे ठीक से सपोर्ट करेंगे तो लड़का उन्हें बहुत बड़ा फायदा देगा। तभी एक असिस्टेंट अचानक कमरे में दौड़ता हुआ आता है। वह जोर से बताता है कि उसने डी रैंक डंजन्स को अकेला क्लियर करने वाले आदमी को पहचान लिया है और बताता है कि वह कोई और नहीं बाई जिन्यू है। यह सुनकर असेंबलीमैन का मुंह खुला रह जाता है और वह हैरान रह जाता है, जबकि जिया को जो उसने अभी सुना उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। वह बहस करती है कि लड़के ने रजिस्टर किए हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है और उसे समझ नहीं आता कि वह 5 मिनट से भी कम में डंजन्स कैसे क्लियर कर रहा है। असेंबलीमैन तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है। अपनी आवाज बदलते हुए वह अपने इंस्टिंक्ट्स के बारे में शेखी बघारने लगता है। दावा करता है कि वह हमेशा जानता था कि लड़का कुछ खास है। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखता है जब वह लिम के साथ लगाई हुई अजीब शर्त जीतने का इंतजार करने लगता है। घर पर वापस हमारा लड़का अपने बेड पर लेटा हुआ अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा है। वह अपने बैंक बैलेंस को देखकर हंसी नहीं रोक पाता। बेचारे ने इतने पैसे एक जगह पहले कभी नहीं देखे थे। डी रैंक डंजन्स को बिना रुके फार्म करने के बाद उसने पूरे 16 मिलियन इकट्ठे कर लिए। इंटरमीडिएट स्क्रोल्स उसके लिए सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले निकले, जिससे उसने बहुत सारे पैसे कमाए। वह घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी सारी मेहनत के इनाम में खुश होता है। खुद को यकीन दिलाता है कि वह सच में चुना हुआ हो सकता है। यह थोड़ा घमंडी है, जबकि उसके समन्स ने ज्यादातर काम किया था। खैर, वह पैसे को अलग अलग काम के लिए अलग अलग अकाउंट्स में बांटने का फैसला करता है। पहले वह एक मंथली खर्चों के लिए अलग रखता है, फिर वह एक और बनाता है ताकि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने परिवार के साथ बांट सके और उन्हें गर्व महसूस कराए। आखिर में और सबसे जरूरी, वह अपने 10 मिलियन का इंतजाम करता है, वही रकम जिसने उसका नाम खबरों में लाया था। एक सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। उसका बचा हुआ बैलेंस खुद पर लगाता है। जबकि आपके पास कभी भी काफी दौलत नहीं हो सकती, जिनवू एक प्लेयर के रूप में अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करने की अहमियत समझता है। उसके सभी समन्स पहले ही लेवल 30 से ऊपर हैं। उनको और ताकतवर बनाने का अगला तरीका है पावरफुल रून्स। ये आसान नहीं होगा, लेकिन हर दिन डंजन्स में मेहनत करना सबसे अच्छा तरीका है। फिर भी वह सोचता है कि क्या ब्लैक मार्केट से एक मेन समन खरीदना उसकी फार्मिंग को तेज कर सकता है। अचानक उसका मुंह खुला रह जाता है जब वह देखता है कि सी रैंक के समन्स कितने महंगे हैं।
एक कमजोर सा दिखने वाला थंडर बैट जो लगता है चाइना में बना है, वह भी सच में 20 मिलियन का है। ये तो सबसे बुरी बात भी नहीं है। बी रैंक के समन्स तो 100 मिलियन से शुरू होते हैं और ए या एस रैंक के तो मिलते ही नहीं है। वह लंबी सांस लेता है, समझ जाता है कि बी रैंक के समन्स मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी इससे उसकी हिम्मत ज्यादा नहीं टूटी, लेकिन वह हमेशा जानता था कि एक दिन आएगा जब उसे बाहर से मदद की जरूरत पड़ेगी। असेंबलीमैन के ऑफिस में वापस उस आदमी का शांत और ठीक रवैया पूरी तरह से टूट जाता है जब वह कुछ अच्छी खबर सुनता है। स्टार प्लेयर बेक जिनवू की तरफ से एक और रिक्वेस्ट आई है। जैसे ही वह नाम सुनता है, वह आदमी एकदम से ऐसे खुश हो जाता है जैसे कोई बच्चा मीठी चीज खाकर। वह उत्सुकता से पूछता है कि रिक्वेस्ट क्या है, जिससे मैसेज देने वाला बेचारा स्टाफ मेंबर बहुत डर जाता है। वह आदमी बस उसे मैसेज दिखा देता है, जो कि जिनवू के खरीदने वाले हर समन की एक छोटी सी लिस्ट निकलती है। टोटल $1 बिलियन से भी ज्यादा हो जाता है, जैसे कि यह कोई छोटे मोटे पैसे हों। असेंबलीमैन की आंखें उसकी हिम्मत देखकर बाहर निकलने लगती हैं। वह एक सूखी हंसी हंसता है, सोचता है कि क्या हमारा लड़का सच में सोचता है कि वह इतने पैसे एक रात में इकट्ठे कर सकता है। अगर उसके पास 1 बिलियन होते तो वह खुद एक सी रैंक समन के साथ नहीं अटका होता। लेकिन उसकी तानामारी खत्म हो जाती है जब उसका सबॉर्डिनेट एक छोटी सी बात बताता है। जिनवू ने डेली डंजन्स में टाइम्ड अटैक्स के बारे में गुप्त जानकारी देने का वादा किया है। अब इस पर उसका पूरा ध्यान जाता है। वह पक्का करता है कि क्या प्लेयर सच में हफ्ते के हर दिन की जानकारी देगा। ये बहुत ज्यादा उदार लगता है, बहुत शक्कर करने वाला। फिर भी वह जिनवू की बात पर भरोसा करने का फैसला करता है और कहता है कि वह यह प्रपोजल अपने डायरेक्टर के पास ले जाएगा। कुछ घंटों बाद वह ऑफिस में वापस आता है, अपनी मुट्ठी डेस्क पर पटकता है और लगता है जैसे अभी उसे पलट देगा। उसकी टीम समझ जाती है कि मीटिंग अच्छी नहीं गई। डायरेक्टर ने प्रपोजल को सीधे मना कर दिया, भले ही यह मौका उनकी कंपनी को इंडस्ट्री में सबसे ऊपर पहुंचा सकता था। उसे गुस्से में देखकर जिया चुपचाप सोचती है कि काश हर मैनेजर में इतना जुनून होता। जब उसका सबॉर्डिनेट पूछता है कि डायरेक्टर ने क्या कहा, तो असेंबलीमैन बताता है कि वह आदमी पहले जिनवू के डंजन्स क्लियर करने का पक्का सबूत चाहता है। उनकी ये मांग बहुत ही अजीब है, जबकि प्लेयर को उन डंजन्स को क्लियर करने के लिए समन्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए। जिया भी गुस्से वाले मैनेजर से सहमत होती है कि यह मौका छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती है। मौके का फायदा उठाते हुए वह शांति से सुझाव देती है कि अनमोल डेली डंजन की जानकारी को सिर्फ 1 बिलियन में बेचना शायद कम दाम में बेचना होगा। उसके होंठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आती है जब वह एक आसान हल बताती है। वह खुद ही पेमेंट कर सकती है। यह बातें सुनकर असेंबलीमैन पार्क को याद आता है कि यूजिया सिर्फ एक आम एम्प्लॉई नहीं है जिसके विचार तेज हों। वह डेसन कॉन्ग्लोमरेट की वारिस है। उसने देश की सबसे अच्छी पढ़ाई की है। जब से वह पैदा हुई है, इस लड़की ने अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, लेकिन उसके बाकी परिवार से अलग। उसे हमेशा प्लेयर्स और डंजन्स में ज्यादा दिलचस्पी रही है, बजाय डेस्क पर बैठकर एसेट्स संभालने के। और अभी जिस प्लेयर ने उसे सबसे ज्यादा आकर्षित किया है वह जिनवू है। वह नया प्लेयर जो पहले कुछ नहीं था और अब डंजन्स ऐसे क्लियर करता है जैसे ये उसका शौक हो। अब जब वो एक खास डील दे रहा है तो ये उसे अपनी एजेंसी में भर्ती करने का सबसे अच्छा मौका लगता है, इससे पहले कि कोई और कर सके। असेंबलीमैन की अभी की पोजीशन में बहुत सारी परेशान करने वाली पाबंदियां हैं, लेकिन यह अरेंजमेंट उसे आगे के मुनाफा पर पूरी आज़ादी देगा। अप्रूवल्स के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं। फिर भी वह हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या वह सच में इतनी बड़ी रकम एक ऐसे प्लेयर पर लगाने में ठीक है जिसका फ्यूचर पक्का नहीं है। वह हाई क्लास लड़की एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब देती है। उससे पूछती है कि क्या उसे उसके अभी के बैंक बैलेंस का पता भी है। वह उसे यकीन दिलाती है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे बस प्लेयर के साथ एक मीटिंग चाहिए। उसके बाद उसे यकीन है कि वह उसे अपने कब्जे में कर लेगी। उस शाम बाद में वह एक अच्छे रेस्टोरेंट की खिड़की के पास अकेली बैठी है। तभी उसका इंतजार किया हुआ क्लाइंट आखिरकार आता है। एकदम अच्छे से सिले हुए 2 पीस सूट में बहुत स्मार्ट लग रहा है। जिनवू थोड़ा हैरान होता है कि असेंबलीमैन इतनी जल्दी इस अरेंजमेंट के लिए कैसे मान गए। उसके हिसाब से उसने बस थोड़ी सी गुप्त जानकारी के बदले एक फॉर्मल मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी। यह उसकी पहली बार है ऐसी शानदार जगह पर, जहां 5 स्टार होटल भी थोड़े शर्मिंदा लगते हैं। एंट्रेंस पर उसका स्वागत करने वाले वेटर्स की लाइन उसे लगभग एक असली बॉस जैसा महसूस कराती है। तभी एक खूबसूरत आवाज उसे बुलाती है, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह हैरान है कि आखिरकार उस लड़की से मिला जिसे उसने पहले सिर्फ अपने फोन पर देखा था। डे सॉन्ग कंपनी एरीज के पास सच में वह सब कुछ है जो कोई मांग सकता है। वह स्मार्ट है, खूबसूरत है और एक ताकतवर परिवार का सपोर्ट है। सच कहूं तो कोई भी खूबी बताओ और शायद उसके पास वह होगी। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जीनियस जो हमेशा खबरों में रहती है वह HQ के साथ काम करेगी। ये सोचकर कि वह अकेली क्यों बैठी है, वह पूछता है कि क्या कोई और उनके साथ नहीं आएगा। वह धीरे से मुस्कुराती है और उसे बताती है कि उसने ही उससे कांटेक्ट किया था, मिस्टर पार्क ने नहीं। जल्दी ही उसके सामने बेहतरीन खाना रखा जाता है। जाया उसे बुरी खबर देती है कि HQ उसके मांगे हुए रिसोर्सेज नहीं दे सकता। मिस्टर पार्क ने अपने बड़े अफसरों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बार बार मना कर दिया गया। हमारा लड़का पूरा शांत रहता है, कहता है कि अफसोस है कि वह मदद नहीं कर सकते। वह आमतौर पर कहता है कि उसे यकीन है कि वह उनके सपोर्ट के बिना भी नंबर 1 पर पहुंच सकता है।
लेकिन वह उसे एक नए प्रपोजल से हैरान कर देती है। उसकी तरफ एक ड्रिंक सरकाते हुए वह बताती है कि उसका एक मैनेजमेंट फर्म बनाने का प्लान है, जो खास उसके लिए और सिर्फ उसके लिए बनाया जाएगा। वह इस ऑफर की उदारता को समझने की कोशिश करते हुए लगभग अटक जाता है। उसकी नज़र में ये एक ज़बरदस्त डील है। उसकी अपनी कंपनी का मतलब होगा कोई पाबंदी नहीं, वह सिर्फ मुनाफा के लिए काम करेंगे, और मुनाफा कमाना तो उसकी खास बात है। फिर भी यह उसकी सबसे बड़ी वजह नहीं है, ये एक सुनहरा मौका भी है कि वह किसी ऐसे से डील करे जो उसकी गुप्त जानकारी सबसे ज्यादा दाम पर खरीद सके। जीआईए आगे कहती है कि वह पूरे डी सॉन्ग ग्रुप के साथ उसे बिना किसी शर्त के हर चीज में सपोर्ट करेगी जो उसे चाहिए। कुछ ही सेकंड्स में वह उसके कॉन्फिडेंस से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। वह सीधे बोलता है कि उसे पसंद न करना बहुत मुश्किल है। वह बदले में उसकी तारीफ करती है, उसे एक ऐसा टैलेंट कहती है जो ऐसे ट्रीटमेंट का हकदार है। वह उसे बताती है कि वह उसके कॉन्ट्रैक्ट की बारीकियां बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वह सुझाव देती है कि वह अपने ऑर्डर किए हुए समन से मिले। जिनवू का मुंह खुला रह जाता है। उसने सच में उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी, उससे पहले कि उसने कुछ साइन भी किया हो, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि वह मना नहीं करेगा। वह एक हल्की सी मुस्कान देती है और उसे कहती है कि इसे एक शुक्रिया का तोहफा समझे। अगले दिन पहाड़ों में उसकी छोटी बहन उसे उनकी आम जगह पर ढूंढती है। उसने उसे पूरे एक हफ्ते से कांटेक्ट नहीं किया है। ऊपर से वह अचानक अपने अलग घर में शिफ्ट हो गया है। वह बहुत परेशान होती है जब एक खूबसूरत औरत उसके पास से गुजरती है, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वह दोबारा देखती है। उसे लगता है कि उसने ये चेहरा कहीं सोशल मीडिया पर देखा है। उसके दिमाग का पुराना प्रोसेसर पूरे 1 सेकंड तक चलता है। फिर उसे याद आता है, ये नेशनल लेजेंड यूजिया है, जो उसी आदमी को ढूंढ रही लगती है। कहीं पास में हमारा लड़का सुबह की तेज प्रैक्टिस से पसीना बहा रहा है। उसके समन्स और भी बुरे लग रहे हैं, थकान से लगभग गिर रहे हैं। तभी वह देखते हैं कि कोई आ रहा है। जीनवो मुड़ता है और जीहियो को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखता है, जो कार्डियो के लिए बिल्कुल तैयार नहीं लग रही है। वह उसे वहां देखकर सच में हैरान होता है। वह शांति से कहती है कि उसे देखकर अच्छा लगा कि वह सुबह इतनी जल्दी इतनी मेहनत कर रहा है। अपने समन्स के साथ वह सच में लगता है जैसे उसकी एक प्रॉपर पार्टी फॉर्मेशन चल रही हो। फिर वह उसे एक और शुक्रिया का तोहफा देती है। एक स्क्रीन अचानक उसके सामने दिखती है। उस पर लिखा है कि यूजीए ट्रेड शुरू करना चाहती है। एक वार्निंग मैसेज आता है, उसे सलाह देता है कि एक्सेप्ट करने से पहले ट्रेड की शर्तों को ध्यान से पढ़ ले। गेम का ट्रेडिंग सिस्टम प्लेयर्स को एक दूसरे की मदद करने के लिए है, लेकिन अगर कोई दूसरे पार्टी को धोखा देने की कोशिश करता है तो उसके गंभीर नतीजे होते हैं। सिस्टम सच में गलती करने वाले को बिजली से मारता है सजा के तौर पर। तो हाँ, ईमानदारी को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। उसकी आंखों के सामने वह जिया के सारे समन्स की कलेक्शन ट्रांसफर के लिए देखता है। बदले में वह बिल्कुल कुछ नहीं मांगती, बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सेप्ट दबा देता है। बस ऐसे ही उसकी पूरी कलेक्शन उसकी हो जाती है। तुरंत बाद वह उसे बार बार झुककर सलाम करता है। यह तोहफा उससे कहीं ज्यादा है जो उसे लगता है कि वह डिजर्व करता है। वह उसे हाथ से इशारा करके कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, और सुझाव देती है कि वह असली कॉन्ट्रैक्ट पर आगे बढ़ें। उसने कंपनी का नाम यूबीएसी पहले ही डिसाइड कर लिया है, जो उनके सरनेम्स का कॉम्बिनेशन है। मुनाफा बांटना भी उतना ही उदार है। जिनवू को 70% मिलेगा, वह 25% लेगी और बचा हुआ 5% मिस्टर पार्क को जाएगा। वह बेचारा आदमी एक दिन अच्छी रिटायरमेंट डिजर्व करता है। बेशक ये चैरिटी नहीं है। पार्क एचक्यू के अंदर अपनी पोजीशन से उन्हें सपोर्ट करता रहेगा। पेपर वर्क के लिए उसने पहले ही एक असिस्टेंट का इंतजाम कर लिया है। जिनवू अपनी आईब्राउ उठाता है, इशारा करता है कि वह असिस्टेंट्स तो एचक्यू के थे। वह आमतौर पर उसे बताती है कि उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया है। लगता है उनकी पिछली सैलरी का 3 गुना देना एक बहुत असरदार मोटिवेशनल स्पीच है। आगे बढ़ते हुए वह सोचता है कि क्या वह सच में उसे पूरा 70% देने में ठीक है। वह शांति से उसे कहती है कि वह कोई मेहरबानी नहीं कर रही। यह उसकी सोच समझकर की गई चाल है, जो उसके पोटेंशियल पर उसके भरोसे को दिखाती है। जो बात वह जोर से नहीं कहती वह यह है कि पैसा उसका असली मकसद ही नहीं है। उसका असली मकसद जिनवू को पूरी तरह अपनी तरफ करना है। बिना किसी हिचकिचाहट के हमारा लड़का कॉन्ट्रैक्ट पर अपना अंगूठा लगा देता है। डील पक्की हो जाती है और दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी उसका समन जंगल में कुछ हिलते हुए देखता है। पलक झपकते ही वह झाड़ियों में गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद पेड़ों में से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती हैं। एक पल बाद वह 2 जानी पहचानी शक्ल को घसीटते हुए वापस आता है। वह उसकी पकड़ में ऐसे लटक रहे थे जैसे कसाई की दुकान पर मांस के टुकड़े। पूरी तरह से हैरान होकर उसने अपना ही चेहरा देखा। वह अपनी छोटी बहन अजिन को घूरता है और पूछता है कि वह झाड़ियों में छुपकर क्या कर रही थी। जिनवू उसकी कहानी को समझता है और इस बात की तस्दीक करता है कि उसकी बहन ने जिया को एक सेलिब्रिटी के रूप में पहचाना था जिसे वह पसंद करती थी, जिसकी वजह से वह बिना सोचे समझे उसके पीछे चली गई। वह जल्दी से बात को बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि उस वक्त उसे बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई थी। तब तक जिया वहां से जा चुकी थी। तो जिनवू और जोर देता है और कहता है कि ये अब भी स्टॉकिंग ही कहलाएगा। फिर पूछता है कि क्या उसने जिहियो के साथ उसे देखने के बाद उन्हें दूर से देखने का फैसला किया था।
उसकी बहन ऐसे पकड़े जाने पर पूरी तरह चुप हो जाती है और थोड़ी देर रुकने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के सच मान लेती है। उसके तुरंत बाद वह उसकी तरफ उछलती है और पूछती है कि वह जिया को कैसे जानता है और वह उस जैसी किसी से कैसे मिला। जिनवू बताता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही एक शर्त है जहां उसे अपनी फैमिली को मिस जी ए से मिलाना होगा और वह वैसे भी उनसे मिलने का प्लान बना चुकी थी। उसकी बहन अपनी आइडल से फैमिली के साथ मिलने के ख्याल से ही खुश हो जाती है, लेकिन जिनवू कुछ और कह पाता उससे पहले ही वह जिनवू से प्यार करने लगती है। वह उसे एक बार फिर बिना हिचकिचाहट के बीच में रोक देती है, तो वह हालात समझाना शुरू करता है और उसे बताता है कि वह पहले एक जाना माना गेमर था और उसने एक लो रैंक डंजन को सबसे तेज क्लियर करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। इस वजह से वह अक्सर हेडक्वार्टर्स जाता था और आखिर में वहां जिया से इत्तेफाका से मिला। वह उससे पूछती है कि क्या ये वही गेम है जो वह उस वक्त अपने फोन पर हमेशा खेला करता था। जिनवू अपनी जिनाह गॉड की पहचान सामने आने के डर से घबराने लगता है, तो वह जल्दी से कहता है कि वह असल में एक अलग गेम था और उसने बीओएस सिर्फ करीब 1 साल तक खेला था। उसकी बहन इशारा समझ जाती है और कहती है कि फिर भी ये काफी अच्छा लगता है कि उसने इतने लंबे समय तक वह गेम खेला, भले ही वह गेम खुद में बेकार था। वह फिर उसे छेड़ती है और पूछती है कि क्या वह सारा समय जो उसने गेम्स पर बर्बाद किया वह अब उसकी जिंदगी में पहली बार काम आना शुरू हो गया है। जिनवू के दिमाग में वह जानता है कि वह एफएम टिक जिसने पिछले 3 सालों से उसका ख्याल रखा है, लेकिन वह फिर भी उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। वह होशियार रहता है और फैसला करता है कि वह सब कुछ तभी बताएगा जब वह उन्हें बिना किसी गलती के बचाने के लिए काफी मजबूत हो जाएगा। आजिन बताती है कि उसने यह जानकारी उससे इतने समय तक छुपाकर रखी थी, लेकिन जिनवू जवाब देता है कि उसका इरादा हमेशा से उसे जल्दी या देर से बताने का था। वह उससे कहता है कि अभी के लिए इसे राज रखे जब तक वह खुद उनके माँ बाप को सब कुछ नहीं बता देता। अजिन को जो उसने अभी सुना उस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन जिनवू जोर देता है कि उसके पास बातों को छुपाकर रखने के सही वजह हैं, तो वह आखिर में अपने शक के बावजूद मान जाती है। पीछे रानबा अब ड्रैगन मेज का बोझ नहीं संभाल पाती और जिनवू है आखिर में दबाव के नीचे गिर जाता है। उसी समय ड्रिल इंस्ट्रक्टर उसके शैडो एल्फ को घेर लेता है, जिससे वह परेशान हो जाती है। जिनवू जल्दी से ईजिन को कहता है कि वह अपने शैडो एल्फ को शैडो वुल्फ के साथ जोड़े और बताता है कि वुल्फ के बिना इक्की उसकी कार्यक्षमता उसके पोटेंशियल के 10% से भी कम हो जाती है। ये सुनकर उसे हैरानी होती है क्योंकि समन उसके लिए बिल्कुल नया है और जिनवू बताता है कि यह सही है क्योंकि समन बी रैंक का है। वह सोचती है कि वह बी रैंक का समन कैसे हासिल कर सकती है जब वह ऑनलाइन कैटलॉग में जवाब ढूंढती है। अगली पल जब वह उसे कीमत दिखाती है तो वह मायूस हो जाती है और पूछती है कि वह उससे कैसे उम्मीद करता है कि वह 500 मिलियन की चीज खरीद पाएगी। वह मजाक में कहती है कि इस रेट पर तो वह इसे 20 साल में खरीद पाएगी, लेकिन और उसका भाई शांति से जवाब देता है कि वह उसे 1 महीने के अंदर बिना किसी ज्यादा मुश्किल के दिला सकता है। वह इस दावे पर हंस पड़ती है और उसका मजाक उड़ाती है कि वह कूल बनने की कोशिश कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हाल ही में थोड़ा बहुत गेमर के रूप में जाना जाने लगा है। वह उससे कहती है कि इस बारे में भूल जाए और जोर देती है कि वह थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएगी जब तक वह बाद में इसे खुद खरीद न सके। वह बस मुस्कुराता है जब वह खड़ा होता है और उससे कहता है कि नहीं रोना जब वह सच में ऐसा कर देगा, जिससे वह पहले से भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे लगने लगता है कि उसका भाई हाल ही में बिल्कुल अलग इंसान बन गया है, जबकि उसका डरा हुआ एल्फ चुपचाप उसकी गोद में आराम से सिमट जाता है। करीब 1 हफ्ते बाद एक वीकडे डंजन के बाहर जिनवू कंपनी की टीम से मिलता है जैसा कि प्लान किया गया था। वह उसे नए गियर का एक सेट देते हैं जिससे वह पहले हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिया बताती है कि यूबैग कंपनी के लिए जानकारी सबसे ऊपर उनकी मुख्य बिजनेस एसेट है। वह उन्हें बताती है कि वह डंजन रन्स की हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग्स को महंगे दामों पर बेचते हैं और ये खास गियर इस पूरे प्रोसेस के दौरान सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए है। वह आगे बताती है कि यह इक्विपमेंट आसपास की चीजों को पूरे 3 डायमेंशनल डिटेल में रिकॉर्ड करता है, जबकि यह इतना हल्का भी है कि इसे बिना किसी तकलीफ के पहना जा सके। जैसे ही वह इसे पहनता है, द असिस्टेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसके आसपास सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है जैसे जासूस आंखें। जिनवू को लगता है कि यह हालत उसके पहले के किसी भी अनुभव से ज्यादा शर्मनाक है और वह बताता है कि उसने कभी मंडे डंजन ट्राई नहीं किया है तो रन शायद ज्यादा साफ नहीं दिखेगा। वह उसे यकीन दिलाती है कि वह बाद में बस सबसे अच्छे हिस्सों को एडिट कर देंगे। वह उसका शुक्रिया करता है और फिर आमतौर पर पूछता है कि क्या यह ठीक होगा अगर वह डंजन में घुसते ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दे। यह सुनकर एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह उसे हैरानी से घूरती है, फिर हिचकिचाते हुए हाँ कहती है। वह सोचती है कि क्या वह मजाक कर रहा है, तो वह उसे कहती है कि वह आराम से रहे और एक गेमर के तौर पर अपनी इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से नेचुरली परफॉर्म करे। अंदर जाने के बाद उसे याद आता है कि इस डंजन का मौजूदा कोरियन रिकॉर्ड करीब 7 मिनट का है, तो वह तुरंत यह नतीजा निकालता है कि उसके लिए इसे पार करना एक आसान काम होगा। उसे याद आता है कि इस डंजन ने उसे खास तौर पर अपनी तरफ खींचा था। यह अटैक से जुड़े रून्स देता है जिससे क्लियर टाइम सीधे रैंकिंग परफॉर्मेंस से जुड़ जाता है।
दूसरे गेम्स की तरह अटैक रून्स बीओएस सिस्टम में बहुत ज़रूरी रोल निभाते हैं और उनके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा यह डंजन एक डिफेंस टाइप सिनेरियो की तरह काम करता है जहां सर्वाइवल 30 मिनट तक क्लियर कंडीशन की गारंटी देता है, लेकिन कंप्लीशन टाइम अब भी मायने रखता है। तो अगर वह लिच नाम के फाइनल बॉस को हरा देता है तो डंजन तुरंत खत्म हो जाता है। इस वजह से बॉस को खत्म करना टॉप प्लेयर्स की मुख्य स्ट्रैटेजी बन गई है जो तेज क्लियर करना चाहते हैं। वह अपना इक्विपमेंट चेक करता है और अपना इंटरफेस खोलता है जो लड़ाई के लिए 3 अलग अलग टीम्स बनाने के ऑप्शंस दिखाता है। जिनवू ने अपनी टीम्स पहले से ही तैयार कर रखी है, तो वह बिना समय बर्बाद किए जल्दी से एक प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन लोड करता है। अपनी पहली टीम के लिए वह ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, कॉम्बैट एड और मिनी कॉन्ग को समन करता है, जबकि दूसरी टीम के लिए वह प्रीस्ट ऑफ रेडियंस को गोल्डन मरमरी के साथ सेलेक्ट करता है। उसकी स्टेटस स्क्रीन अपडेट होती है और दिखाती है कि लिच की सेना आगे बढ़ना शुरू हो गई है और उसे दबाव में 30 मिनट तक टिकना होगा। टाइमर तुरंत शुरू हो जाता है और मिनी कॉन्ग गुस्से में आगे बढ़ता है जैसे वह फाड़ता है आने वाले स्केलेटन क्रीचर्स को बिना किसी रोक टोक के। जिनवू फिर अपने समन्स को आगे बढ़ने और जीत की तरफ रास्ता बनाने का इशारा करता है। जैसे ही सेना करीब आती है वह अपने समन्स को बिना समय बर्बाद किए ऊंची जगह की तरफ जाने का हुक्म देता है। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हंग्यो पहले उसे हैरानी से देखता है, लेकिन वह हुक्म मानता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जिनवू अंदाजा लगाता है कि उन्हें ऊंची जगह तक पहुंचने में कम से कम 2 मिनट लगेंगे और उस दौरान वह भरोसा करता है कि मिनी कॉन्ग और हंग्यो आने वाले मॉब्स को बिना किसी गलती के संभाल लेंगे। जब वह निर्धारित जगह पर पहुंच जाते हैं, वह अपने कॉम्बैट एड को पोजीशन लेने और अगले फेज के लिए तैयार रहने का निर्देश देता है। उसे याद आता है कि गेम में कॉम्बैट एड की रेंज लंबी और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है जो इसे खास हालातों में उपयोगी बनाती है, लेकिन असल में इसका डैमेज आउटपुट बहुत कम रहता है, इतना कम कि यह घंटों तक लगातार हमले करने के बाद भी एक आम मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। फिर भी इस लो रैंक मंडे डंजन के लिए ये एड एक परफेक्ट समन बन जाता है क्योंकि लिच की हेल्थ ओवरऑल कम होती है। वह एड को अगले नोटिस तक फायर रोकने को कहता है और फिर रेडियंस को बैटलफील्ड पर ब्लेसिंग करने का हुक्म देता है। वह बताता है कि इस ब्लेसिंग का मकसद लाइच की डार्क शील्ड को हटाना है जो आमतौर पर उसे लॉन्ग रेंज अटैक्स के खिलाफ इम्यूनिटी देती है। जैसे ही शील्ड का असर खत्म होता है, वह कॉम्बैट एड को बिना देरी किए टारगेट पर फायर करना शुरू करने का हुक्म देता है, जबकि मिनी कॉन्ग और हंग्यो आगे बढ़ती सेना के खिलाफ कंट्रोल बनाए रखते हैं। रेडियंस और मरमरी ऊपर से सपोर्ट देते हैं। एड अपना शॉट फायर करता है और जैसा कि उम्मीद थी, डैमेज दूसरे मौजूद समन्स के मुकाबले में कम लगता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि एलआईचेज की हेल्थ हर सही हिट के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। कुछ सफल शॉट्स के बाद लाइच कमजोर होने लगता है और जिनवू बताता है कि नॉर्मल रून्स के साथ यह प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। इससे पता चलता है कि ज्यादातर प्लेयर्स इस डंजन में कॉम्बैट एड को क्यों नहीं लाते। उसी पल एक स्केलेटन कॉन्ग के पास से उछलता है और जिनवू की तरफ लपकता है, लेकिन हंग्यो बीच में आता है और उसे तुरंत खत्म कर देता है। जिनवू फिर बताता है कि उसके पास एक बड़ा फायदा है क्योंकि वह रून्स को हंग्यो की एबिलिटीज के साथ जोड़ सकता है कॉम्बैट एड की पूरी पोटेंशियल को खोलने के लिए। इस सुधार के साथ एक टॉप टियर लिच भी एक ही फैसले वाले हमले से गिर सकता है। अगला शॉट फायर होता है और लाइच अचानक लड़खड़ाता है क्योंकि उसकी हालत तेजी से खराब होती है। उससे पहले कि वह पीछे गिर जाए, सिस्टम स्क्रीन अपडेट होती है और तस्दीक करती है कि मॉन्स्टर को हरा दिया गया है और डंजन 4 मिनट और 12 सेकंड में क्लियर हो जाता है। पूरी स्क्वाड चैन की सांस लेती है जब रिजल्ट्स स्क्रीन दिखाती है कि उन्होंने कोरिया का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक खास अचीवमेंट अनलॉक की है। इसी बीच जिया सोचती है कि क्या उसने सच में अपने पहले ही रन में टाइम अटैक करने का इरादा किया था और उसे लगता है कि ऐसी एम्बिशन के लिए अभी बहुत जल्दी है। वह चुपचाप कहती है कि उसे अपने मांगे हुए समन्स मिले हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है, तो वह उसे फिर भी सपोर्ट करते भले ही वह रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रहता। असिस्टेंट परेशान हो जाता है और पूछता है कि क्या वह सच में मानती है कि जिनवू हर एक रिकॉर्ड बिना किसी गलती के तोड़ सकता है। वह आगे कहता है कि जबकि ट्यूसडे का रिकॉर्ड तोड़ना जरूर इम्प्रेसिव है, उन्होंने असल में कभी डिस्कस नहीं किया कि वह आगे के दूसरे डंजन्स को कैसे क्लियर करने का प्लान बनाता है। अच्छा, अगली बार हम आगे के दूसरे डंजन्स को कैसे क्लियर करना है इस पर एक बड़े एपिसोड के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। वह बताता है कि जिनवू कोरिया में 1 साल के एक्सपीरियंस वाला पहला प्लेयर नहीं है और सवाल करता है कि क्या वह शुरू से उनके साथ पूरी तरह से ईमानदार रहा है। जिया उसे बीच में रोकती है और पूछती है कि क्या वह इस हालत को लेकर परेशान है, जिससे उसका चेहरा तुरंत नरम पड़ जाता है। वह उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर स्ट्रेस न ले क्योंकि उसने वैसे भी इसके लिए अपने पर्सनल फंड्स इस्तेमाल किए थे। वह फिर कहती है कि सबसे खराब हालत में भी वह यह यकीन दिलाएगी कि उनके करियर्स बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रहें। इसके अलावा वह उन्हें यकीन दिलाती है कि उनकी सैलरीज बिल्कुल नहीं बदलेंगी, जिससे दोनों चैन की सांस लेकर रो पड़ते हैं। जीए चुपचाप सोचती है और खुद को याद दिलाती है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वह इस फैसले से निकलने वाले किसी भी नतीजे को संभाल सके। उसी समय
वह इस एहसास को झटक नहीं पाती कि जिनवू अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। डंजन में घुसने से पहले उसने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, उससे यह साफ था कि शुरू से ही उसके लिए यह चैलेंज लगभग कुछ भी नहीं था। तभी खबर आती है जो तस्दीक करती है कि रिकॉर्ड ऑफिशियली टूट गया है। यह जानकारी हेडक्वार्टर्स तक पहुंचती है, जहां उन्हें एहसास होता है कि लो रैंक मंडे डंजन का रिकॉर्ड 3 मिनट के हैरतअंगेज फर्क से टूट गया है। वह जल्दी से जिम्मेदार प्लेयर को देखते हैं और पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि बेक्ड जिनवू है, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। डंजन के एंट्रेंस पर वापस जिया के हाथ कांपते हैं जब वह जो अभी हुआ उसकी पूरी गहराई को समझने लगती है। उसके दिमाग में बिजनेस कम से कम खराब से खराब हालत में भी ठीक ठाक परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर सब कुछ सही चलता है तो यह उम्मीद से भी ज्यादा जबरदस्त कामयाबी बन सकता है। डंजन में वापस हमारा हीरो अपने सामने के शानदार नज़ारे को देखता है। पोर्टल को देखते हुए वह याद करता है कि उसे पहले कुछ और करना है। वह फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देता है, बटन और सिस्टम पैनल को समन करता है, खुद से कहता है कि अब कुछ अच्छी पुरानी एक्सट्रीम स्वेटी ग्राइंडिंग का समय है। पहले गेम में एक प्लेयर जब वीकडे डंजन क्लियर करता है तो वह ऑटो बैटल नाम का एक मोड अनलॉक कर सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जब तक आपके समन्स आपके लिए ग्राइंडिंग करते हैं, आप वह अच्छे रिवॉर्ड्स जमा करते रह सकते हैं। हमारे लड़के पर वापस आते हुए वह ड्रिल इंस्ट्रक्टर को अपनी इन्वेंट्री में वापस भेज देता है और उसकी जगह रामबा को समन करता है। वह उससे कहता है कि अब वह स्लेवरी ग्राइंडिंग सेशन की जिम्मेदार है, जिससे वह हैरान हो जाती है। जिनवू बताता है कि वह होंगियो को इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि वह चाहता है कि वह दूसरों को ट्रेन करे। हमारा लड़का उसे छेड़ता है, पूछता है कि क्या वह भी ट्रेन करना चाहेगी, जिससे वह अपनी जगह पर जम जाती है। बेचारी फेरी तुरंत एक फ्लैशबैक में चली जाती है। जालिम ड्रिल इंस्ट्रक्टर ने उससे बहुत ज्यादा काम करवाया और उससे एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई। अपने दर्दनाक पास्ट को याद करते हुए वह रो पड़ती है और हमारे लड़के से भीख मांगती है कि उसे बस लेवल्स ग्राइंड करने दे। ये सब ठीक होने के बाद वह फिर एक प्लान बनाता है कि पहले सारे वीकडे डंजन्स क्लियर करेगा और फिर ऑटो बैटल सिस्टम का इस्तेमाल करके वह प्रॉफिट्स जमा करेगा। इसका दोहरा फायदा भी है क्योंकि समन्स की ग्राइंडिंग से वह भी लेवल अप होंगे, जिससे यह प्रोसेस एक जर्मन कार की तरह एफिशिएंट बन जाएगा। इसके साथ हमारा लड़का चला जाता है, जबकि विंड फेरी खुशी से उसे विदा करती है। इस बात से राहत महसूस करती है कि अब वह टॉर्चर रूटीन का हिस्सा नहीं बनेगी। जैसे ही वह पोर्टल से गुजरता है, उसका स्वागत एक खास नज़ारे से होता है। उसकी टीम के मेंबर्स ने उसे रिसीव करने के लिए रेड कारपेट बिछाया हुआ है, उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए वह इक्विपमेंट दे देता है और जिया से पूछता है कि क्या बस इतना ही है। वह उसे यकीन दिलाती है कि वह पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी पहचान कहीं भी लीक न हो। उसकी हैरानी के लिए जिनवू कहता है कि उसे अब इसकी परवाह नहीं है। उसके बजाय वह उसकी आंखों में देखता है और उसे कहता है कि वह उसकी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश करे। कोरिया के गैंग्स बहुत खतरनाक और ताकतवर हैं, लेकिन क्योंकि यूबेक सिर्फ उसकी परवाह करता है, वह उसे ज्यादा अच्छे से बचा सकते हैं। लिया कुछ सेकंड्स तक चुप रहती है और फिर मान जाती है, वादा करती है कि वह अपने सारे एसेट्स इस्तेमाल करेगी इसके लिए। कुछ समय बाद हमारा हीरो अपने पहले डंजन में वापस आता है और अपने स्पॉटेड लिजर्ड समन का इस्तेमाल करके करीब 3 मिनट का एक और नया रिकॉर्ड बनाता है। उसने रन को ऐसे मैनेज किया कि वह स्क्रीन पर अच्छा दिखे, लेकिन असल में वह इतना अच्छा है कि वर्ल्ड रैंकिंग्स तक पहुंच सकता है। लिजर्ड पर स्पीड रून्स का इस्तेमाल करके और विंड फाल्कन से स्पीड बफ्स के साथ रिकॉर्ड बनाना बच्चे से टॉफी चुराने जैसा है। जिनवू फिर रिकॉर्डिंग्स बंद कर देता है और असल दुनिया में वापस चला जाता है। अगली सुबह वह वेंसडे डंजन जाता है, जो एक बर्फीली बंजर जमीन है। वह डंजन अपनी खास फीचर मूवमेंट डिबफ के लिए जाना जाता है, जो आपको घोंघे की तरह धीरे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है, ऐसे कांपते हुए जैसे विड्रॉल के दौरान कोकेन इस्तेमाल करने वाला। वह अपने फ्रॉस्ट कैट विंड फैल्कन को समन करता है, एक टाइटेनियम गोलम, हॉर्न फेरी और एक्सप्लोजन ड्रैगन मेज के साथ। उसके सारे समन्स फिर अपनी कोल्ड डिबफ एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, आखिर में टेम्परेचर को सहने लायक बनाते हैं। जिनवू फिर बैटलफील्ड पर फोकस करता है, सफेद बालों वाले गोरिल्लास को उनकी तरफ तेजी से आते हुए देखने के लिए। वह टाइटेनियम गोलम को हुक्म देता है कि आगे बढ़े और अपनी शील्ड एक्टिवेट करे। विंड फैल्कन फिर उन सब पर अपना स्पीड बूस्ट एक्टिवेट करता है। वह सब अपनी टाइट रोप पर सवारी करते हैं। टाइटेनियम गोलम ऊबर और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, हमारा लड़का मुश्किल से अपनी उल्टी रोक पाता है, यह सोचे बिना कि राइड कितनी खराब होगी। स्नो गोरिल्लास अपने स्नोबॉल अटैक्स करते हैं, लेकिन गोलम बिना किसी कोशिश के सब कुछ झेल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेटल गोलम फिर बस ऐसे उछलता है जैसे ग्रेविटी है ही नहीं और पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। जिनवू फिर ड्रैगन मेज लड़की को तैयार रहने को कहता है, जिससे वह आगे क्या है उस पर फोकस करती है। जैसे ही पार्टी लेज को क्लियर करती है, एक सिस्टम वार्निंग चमकती है कि डंजन बॉस आगे है। गोरिल्ला बॉस प्रो मैक्स एक भयानक गर्जना करता है, लेकिन हमारा हीरो लड़खड़ाता नहीं और उसके बजाय हॉर्न फेरी को हुक्म देता है। फेरी आगे उड़ती है और अपनी स्किल यूज करती है, जो डंजन बॉस को बचाने वाली शील्ड को तोड़ देती है। फिर वह ड्रैगन मेज को इशारा करता है, जो एक बहुत खतरनाक आग वाला ड्रैगन स्पेल छोड़ती है, जो बॉस को पूरा निगल जाता है। इसके साथ ही डंजन 5 मिनट से भी कम टाइम में पूरा हो जाता है।
जिनवू एक और नए रिकॉर्ड पर खुश हो जाता है, लेकिन फिर वह झुक जाता है और अपना पेट खाली करता है, मोशन सिकनेस की वजह से। उसके बाद से हर जगह खबरें आने लगती हैं एक नए बिना रैंक वाले लड़के के बारे में जो पूरे कोरिया में नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि यह वही लड़का है जिसने ट्यूसडे डंजन क्लियर किया था, और इसके साथ ही उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। उसके बारे में बातें बढ़ने लगती हैं क्योंकि वह शहर में सबकी जुबान पर आ जाता है। एक के बाद एक हेडलाइन देखकर हेडक्वार्टर्स का डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है। सेक्रेटरी उसे बताता है कि यह वही लड़का है जिसका जिक्र असेंबलीमैन पार्क ने किया था। डील ये थी कि हमारा लड़का उन्हें जानकारी देगा और बदले में उसे कम रैंक वाले समन्स मिलेंगे। लेकिन असेंबलीमैन लिम ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले जानकारी मिले बिना पैसे नहीं दिए जाएंगे। डायरेक्टर अपनी आंखें बंद करता है। उसे समझ आता है कि वह जानकारी सच थी। एक गहरी सांस लेता है, खुद से कहता है कि असेंबलीमैन लिम की बात सही थी। लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे जरूरी वह नतीजा होता है जो आप दिखाते हो। अगर उन्होंने तब जिनवू का साथ दिया होता तो अब तक उनकी शोहरत और असर बहुत बढ़ गया होता। एक सच्चे कॉर्पोरेट बॉस की तरह वह अपना सर हिलाता है। वह सारा दोष लिम पर डालता है, कहता है कि उसने जिंदगी के सबसे बड़े मौके का दरवाजा बंद कर दिया। डायरेक्टर फिर पहले सेक्रेटरी को कहता है कि जिनवू से सीधे बात करें, क्योंकि वह कोई नाइजीरियन प्रिंस स्कैमर नहीं निकला तो उन्हें उसे हर हाल में वापस लाना होगा। लोअर मोड में मंडे और वेंसडे के डंजन्स रून्स देते हैं, जबकि ट्यूसडे के डंजन्स एब्रेसिव्स देते हैं। लेकिन थर्सडे के डंजन्स स्किल बुक्स देते हैं। भले ही वे बहुत अच्छी स्किल्स नहीं देते या ऐसी स्किल्स भी नहीं देते जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर अनलॉक नहीं कर सकता, फिर भी वह कुछ काम की एबिलिटीज देते हैं। इस वजह से हमारे लड़के को संडे के डंजन्स क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड्स वही हैं लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा है। इसीलिए पूरे ग्रुप ने संडेज को अच्छी छुट्टी लेने का फैसला किया। थर्सडे डंजन्स में असल में ये होता है कि जैसे ही आप अंदर जाते हो आपको तुरंत एक बॉस फाइट में डाल दिया जाता है। इस खास डंजन में डर्ट गोलम बॉस का डिफेंस आपके लोकल क्रैकमैन से भी ज्यादा है। नॉर्मल प्लेयर्स ये करते हैं कि वह व्हाइट वुल्व्स को समन करते हैं जिनकी डिफेंस कम करने की एबिलिटी होती है, लेकिन सबसे महान प्लेयर ऐसे नहीं खेलता, क्योंकि आप उसे सीधे हरा सकते हो बहुत ताकत और बहुत ज्यादा डैमेज से। और वो कैमरा बंद कर देता है क्योंकि ये ऐसी वीडियो नहीं है जो अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि किसी के पास एक्स ग्रेड समन्स नहीं है डर्ट गोलम स्टेक्स बनाने के लिए। तो ये सबको हैक्स इंस्टॉल करने को कहने जैसा है गेम जीतने के लिए। हमारा लड़का फैसला करता है कि वह सबको कहेगा कि व्हाइट वुल्व्स से बॉस का डिफेंस कम करें और फिर बहुत ज्यादा डैमेज देने वाले यूज करें। अपने टाइटेनियम गोलम के ऊपर चढ़कर उसे याद आता है कि डर्ट गोलम का कमजोर पॉइंट उसका सर है, इसीलिए वह अपने गोलम का यूज कर रहा है ताकि सब बराबर हो जाए। जैसे ही उसके समन्स लड़ाई के लिए तैयार होते हैं वह उन्हें सर पर निशाना लगाने का हुक्म देता है, जो थॉर को भी गर्व महसूस कराता। दो बड़े जायंट्स आपस में हाथापाई करते हैं, जबकि ड्रिल इंस्ट्रक्टर हाइयोन एयर यूज करता है एक 3000 साल पुरानी टेक्निक से डर्ट गोलम को तुरंत काटने के लिए। इसी बीच ड्रैगन मेज लड़की हवा में तैरती है, आसमान में ऊंचा, और फिर अपना टूटा हुआ फायर ड्रैगन स्पेल फिर से यूज करती है। डर्ट गोलम को एक लाश में बदल देती है। सिस्टम फिर अनाउंस करता है कि डंजन अब पूरा हो गया है 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम में। ड्रिल इंस्ट्रक्टर को देखते हुए हमारा हीरो समझता है कि उसकी एबिलिटीज बिल्कुल ही जबरदस्त हैं और उसे किसी वजह से बैन किया गया था। लेकिन उसका इरादा ड्रिल इंस्ट्रक्टर का गलत इस्तेमाल करने का नहीं है, क्योंकि एक अच्छी तरह ट्रेंड ड्रैगन मेज के साथ हमारा लड़का सबसे हाई ग्रेड डंजन्स को 1 सेकंड में क्लियर कर सकता है। फिर वह डिटेल्स में जाता है, सोचता है कि अगर एंट्री और सब कुछ मिला लें तो लगभग 10 सेकंड्स लगेंगे। ड्रिल इंस्ट्रक्टर को हाथ हिलाते हुए वह चिल्लाता है कि अभी भी एक और डंजन के लिए टाइम बचा है। आखिर में जब वह असली दुनिया में वापस आता है, 2 बिजनेस सूट में लोग पास आते हैं, उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वह जिनवू है। फिर वह एक बिजनेस कार्ड देते हैं, कहते हैं कि वह हेडक्वार्टर्स से हैं। हमारा हीरो आधे मन से कार्ड लेता है और फिर पूछता है कि हेडक्वार्टर्स को अब उससे क्या चाहिए। काले बालों वाला एनपीसी जबरदस्ती मुस्कुराता है और कहता है कि उन्होंने पिछली बार भेजा गया उसका प्रपोजल देखा है। वह आगे कहता है कि डील ठीक लग रही है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सेल्स पिच दे, जिनवू अपना हाथ उठाता है और उसे रोक देता है। मुस्कुराते हुए वह उनसे कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। दोनों इस अचानक इनकार से हैरान हो जाते हैं। हमारा लड़का बस मुस्कुराता है। उसे याद आता है कि जिया उस पर कितना भरोसा करती है और कितनी उदार है हेडक्वार्टर्स के लालच और सख्ती के मुकाबले। डायरेक्टर जिया से बिल्कुल अलग है। फिर वह बताता है कि वह पहले ही एक कंपनी का हिस्सा है, तो अगर वह बात करना चाहते हैं तो यूबीएससी एजेंसी के थ्रू जीआईए से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही वह चला जाता है, जबकि दोनों लोग पहले से भी ज्यादा उलझे हुए रह जाते हैं। भूरे बालों वाला लड़का अंदाजा लगाता है कि यह वही जीआईए है डेसोंग ग्रुप से, लेकिन काले बालों वाला लड़का फैसला करता है कि अभी वापस जाना और पहले इस मामले पर रिसर्च करना बेहतर होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़े मौके को खो दिया है। वापस हमारे हीरो पर आते हैं, जो एक बड़ी छत पर खड़ा है। वह जगह को देखता है और खुद से कहता है कि यह जगह ठीक रहेगी। लोअर मोड में फ्राइडे डंजन बाकी सबसे अलग है, समन्स के लड़ने के बजाय। इस जगह पर समनर को एरिया में दौड़कर उसे क्लियर करना होता है।
इसीलिए उसने अब प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला किया। जिनवू एक स्काई वाइवन को समन करता है, जो एक बहुत बड़ा नीला ड्रैगन जैसा प्राणी है। रेलिंग्स के नीचे देखते हुए वह घबरा जाता है, भले ही उसके पास शील्ड लगी हुई है। फिर वह अपने वाइवन स्काई को बुलाता है और पूछता है कि क्या वह ट्रेनिंग के लिए तैयार है। इसके साथ ही वह उस पर चढ़ जाता है और दोनों आसमान में उड़ जाते हैं। हमारा हीरो शुरू में डर के मारे अपनी आंखें कस के बंद रखता है, लेकिन फिर वह धीरे धीरे उन्हें खोलता है, देखने के लिए कि यह उससे कहीं ज्यादा मजेदार है जितना उसने पहले सोचा था। आखिरकार उसे कॉन्फिडेंस मिलता है। वह स्काई को तेज चलने को कहता है। कुछ देर बाद शहर के किनारे से दूर वह एक बिना निशान वाले आइलैंड पर पहुंचता है। वहां वह ड्रैगन मेज और ड्रिल इंस्ट्रक्टर को समन करता है। वह लड़का तुरंत जिनवू की तारीफ करने लगता है कि वह कितनी तेज गया, लेकिन जिनवू ऐसे दिखाता है जैसे यह कोई खास बात नहीं थी। ड्रैगन मेज फिर बोलती है, बताती है कि वाइवर्न्स चलाना कितना मुश्किल था जब उन्होंने पहली बार सीखा था। इससे उसे याद आता है कि वह दोनों पहले भी वाइवर्न्स और डॉल्फिन्स चला चुके हैं। जब वह उसे फिर से तारीफ करती है, जिनवू शर्मा जाता है और उसका शुक्रिया करता है, जिसकी वजह से ड्रिल इंस्ट्रक्टर उदास हो जाता है क्योंकि यह साफ साफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। हमारा हीरो फिर समुंदर को घूरता है और अनाउंस करता है कि अब डॉल्फिन्स चलाने की प्रैक्टिस करने का टाइम हो गया है। वह उन दोनों को उत्साह देता है, कहता है कि उन जैसे प्रोज से सीखना सबसे तेज तरीका होगा, इसलिए वह उन पर भरोसा कर रहा है। कुछ दिन बाद आखिरकार फ्राइडे डंजन का टाइम हो जाता है। यह डंजन इस मामले में भी खास है कि यह टॉप टियर रून्स दे सकता है। शुरुआत में हमारा हीरो अपने विंड फाल्कन को समन करता है और उसे स्पीड बफ देने का हुक्म देता है। फिर वह अपनी स्टार्टिंग पोजीशन लेता है और काउंटडाउन का इंतजार करता है। जैसे ही सिग्नल मिलता है, वह तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है, अपनी तरफ आने वाले प्रोजेक्टाइल्स से बचते हुए। जिनवू को कोई रोक नहीं सकता। वह ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए तेज दौड़ता है और फैसला करता है कि अब सीक्रेट रास्ता लेने का टाइम हो गया है। समुंदर की तरफ मुड़ते हुए उसे याद आता है कि आमतौर पर आपको पानी पार करके दौड़ते रहना होता है, लेकिन इसके बजाय वह समुंदर में कूद जाता है और अपने स्काई डॉल्फिन को समन करता है। उसकी फिन पकड़कर वह एक गहरी सांस लेता है और पानी में गहरा डूब जाता है। सीधे शब्दों में, अगर वह स्काई डॉल्फिन का यूज करके डूबता है तो वह ऊपर के सारे ऑब्स्टिकल्स से बच सकता है। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद डॉल्फिन हवा में उछलता है और जिनवू फिर स्काई को समन करता है। वाइवन उनके नीचे दिखाई देता है और हमारा लड़का उस पर कूद जाता है, एक प्रो ओरा फार्मर की तरह उसकी पीठ पर उतरता है। फिर वह बाकी ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से उड़ता है, सभी क्रिएटर्स के काम को शर्मिंदा करते हुए। बाकी कोर्स आसान हो जाता है क्योंकि वह बस फिनिश लाइन तक उड़कर पहुंच जाता है। हमारा हीरो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है जैसे ही सिस्टम उसे बताता है कि डंजन पूरा हो गया है। जिनवू ने इस डंजन को 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम में क्लियर कर लिया, साउथ कोरियन रिकॉर्ड को बहुत पीछे छोड़ते हुए। इसके लिए उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलता है। पीस साइन बनाते हुए वह दोनों फिर आसमान में उड़ जाते हैं, जैसे उनकी कहानी का खुशनुमा अंत हो गया हो।